ये है आज निफ्टी बैंक की ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। एसजीएक्स निफ्टी बढ़िया 80 पॉइंट ऊपर इस समय सिंगापुर में कामकाज करता हुआ। चलिए भाई, आज के मॉर्निंग पैनल को दिखाया जाए आपको। मंगलवार के दिन मदद करने के लिए सीएनबी सेवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी। शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का ट्यूसडे का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग। हम सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। सुबह का ट्रेड तो लॉन्ग है। रीजन ये है कि कल मार्केट ने 2 बार अटेम्प्ट किया अपने मिलने का। एक तो पहले 15-20 मिनट में और बाद में करीब 2-2:30 बजे के बाद। ये सेकंड अटेम्प्ट था। मुझे लगता है और एक बार अटेम्प्ट करेगा। अगर डिप मिलती है तो बाइंग का मौका है। हो सकता है आप अर्ली मॉर्निंग करें या फिर लेटर पार्ट सेशन करें, लेकिन एक डिप करेगा, इसलिए बाय होना चाहिए। स्टॉक कौन से होनी चाहिए जहां पर जो ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुके हैं ऑन द डाउन साइड। स्टॉक मैंने चुना है एशियन पेंट्स। बहुत ही स्ट्रेच हो चुका डाउन साइड। अब यहां पर डायवर्जन भी बन रहा है टेक्निकल रूप से। लगता है ज्यादा गिरावट नहीं है, अपना मिलना चाहिए, बाउंस मिलना चाहिए। एशियन पेंट्स ट्रेड कर रहा है 2766 पर। इसमें अगर डिप मिलते हैं आई थिंक वो मौका देगा खरीदने का। डिप अंटिल 2700 तक खरीद सकते हैं। स्टॉप होगा 2690। तो स्टॉप 2690 में डिप्स मिलते खरीदारी का मौका है। टारगेट करीब 2850 से 2900 तक देख सकते हैं 1-2 दिन में। एशियन पेंट्स बहुत ही स्ट्रेच है, बाउंस की जरूरत है। ओके, एशियन पेंट्स में बाय करना है आपको। स्टॉप लॉस लगाना 2690 का और 2850 और 2900 के टारगेट्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये गावा जी की कॉल। अच्छा, हम सब बजट को लेके इतना सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना सब कुछ है, मानस एकदम बजट के टाइम पे छुट्टी पे कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया वापस। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बड़ी हैरानी की बात होगी मुझे कि कल बजट है और वो इधर ही आसपास भटक रहे हैं। मैंने उनके नासिक के अपडेट देखे, त्रिभुवनेश्वर में थे। हाँ, तो इंटरेस्टिंग है काफी। जब वो आएंगे तो पूछेंगे खैर उनसे। चलिए बाकी कॉल्स लेते हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग साहब। मुझे लगा यहाँ पर एलटीआई माइंट्री पे ध्यान देना है। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद कल का जो एक काफी सिग्निफिकेंट बुलिश बार एस्टैब्लिश हुआ है अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, इसने ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन एस्टैब्लिश किया है। तो मुझे लग रहा है लगभग ये जो मोमेंटम मिला है वो आज भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो एलटीआई माइंट्री में खरीदारी करने की सलाह होगी। 4390 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने हैं 4580 के इंट्राडे टारगेट के लिए। एलटीआई माइंट्री कल गावा सर के रडार पे भी था। कल अच्छे मूव्स बने और सचिन ने एक बाय कॉल इनिशिएट किया है। सचिन, एक मानो क्या थोड़ा सा मूड मॉल बदल रहा है? जी आशीष जी, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों का जिस तरीके से डेटा है, कहीं जाकर मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज ही होना चाहिए एंड एक अच्छी रैली बन सकती है ऑन द हायर साइड। तो इमीडिएट बेसिस पे तो लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन में से मुझे लगा शॉर्ट्स को थोड़ा सा रोकना चाहिए एंड थोड़े से ज्यादा लॉन्ग्स पे फोकस करना है। चर्चा भी हो रही थी अभी। ठीक बात, तेजी की तरफ गावा सर ने भी यही कहा है। तेजी के 2 अटेम्प्ट कल भी हुए थे, आज भी होगा शायद। तो धीरे धीरे थोड़ा सा मूड मॉल बदल रहा है भाई। कल की रिकवरी से थोड़ा सा दमखम बढ़ रहा है बाजार का। पालवे साहब, गुड मॉर्निंग। पालवे साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ट्रेड रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। ये स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग बना है, ऑलमोस्ट स्टॉक में अपने 100-डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके कल जिस तरीके से रिकवरी बनाई है, हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में फर्दर यहाँ से अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है आज के सेशन में भी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7000 से लेकर 7040 तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 6860 के आसपास। ओके, अल्ट्राटेक कल एक्चुअली पूरे के पूरे सीमेंट पैक में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी। थ्रू द डे वो शॉर्ट कवरिंग देखी हमने। हालांकि अंबुजा ऊपर खुलने के बाद नीचे गिर गया था, लेकिन बाकी सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग कल देखने को मिली। चलिए सतपति जी, आपके ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी की नजर तो आईटी स्टॉक्स पे ही है। कल भी इस पे बात हुई थी। आज भी मुझे लगता है कि आईटी पे ही बेट लूंगा मैं। तो मेरा बेट रहेगा एम्फोसिस बीएफएल। कल भी इस पे बात हुई थी, क्लोजिंग पे मैंने दिया था, तो उसी को रिएट्रेट करूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल हुई स्ट्रक्चर में। तो एम्फोसिस में देखिए कल यहाँ पे हमने देखा ओपन इंटरेस्ट भी शॉर्ट कवरिंग का ही डेटा है। ओपन इंटरेस्ट वाज डाउन बाय 5%, प्राइस वाज अप बाय रफली 2.5%। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो कल इसने अपने 100 डीएमए को चैलेंज किया, 50 डीएमए को चैलेंज किया और इसके ऊपर बंद हुआ 2100 का
कॉल राइटर भी था। सो 2124 पे बंद हुआ। तो यहाँ पे सब जो कंक्लूजन्स निकल रहे हैं वो यही निकल रहे हैं कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, इसलिए मैंने एम्फोसिस को चुना है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2090 का और इसका जो टारगेट है 2200 का पहला रहेगा, उसके बाद 2240। अरे बढ़िया है भाई। एक बात है, नैस्डैक कल अच्छा खासा करेक्ट हो गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं आईटी, इंडियन आईटी में अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एटलीस्ट कल के जो चार्ट्स थे उसमें अभी भी शायद लग रहा है स्ट्रेंथ है। तो कोई एलटीआई, माइंडट्री या फिर सत्य साहब का एम्फोसिस रखिए रडार पे। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आज का टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल टॉप कॉल, कल अगर ट्रेडिंग सेशन देखें तो निफ्टी पर वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हमने डाइवर्जेंस देखा है और आज एक गैप अप ओपनिंग हम देख रहे हैं 60-70 पॉइंट्स की। ऑल्दो बैंक निफ्टी में सर्टेन कंस्टिट्यूएंट्स अगर हम देखें लाइक स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ कुछ मूव्स बनते हुए देखें, बट कल के हाईस को अगर ये निकालते हैं तो हमारी वहां नजर डेफिनेटली होगी। मुझे लगता है सिंस निफ्टी में एक डाइवर्जेंस बना है तो जहां शॉर्ट कवरिंग मूव्स बने, लाइक पॉलीकैप का चार्ट सेटअप अगर आप देखें तो वहां एक शॉर्ट कवरिंग मूव बना है और ऑन अ वीकली चार्ट यहाँ पर एक डाइवर्जेंस हम लुक आफ्टर किए हैं। 2819 की क्लोजिंग है, ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 2870, 2935 के लेवल्स के लिए पॉलीकैप पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 2785 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेगी। ओके, पॉलीकैप खरीदारी, सारे के सारे एक्सपर्ट्स आज तेजी के ही कॉल दे रहे हैं। ये हो गया आज के ट्रेडिंग बेट सारे। एक फंडामेंटल पिक भी ले लिया जाए। गौरांग शाह सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरांग सर सुप्रभात, कहां नजर है सर? क्या पसंद आ रहा है, या इस बाजार की वोलेटिलिटी, इस बाजार की गिरावट में जियोजीत का सबसे पसंदीदा पिक क्या है? कहां पैसा डाल रहे हो आप लोग? तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। उतार चढ़ाव तो बाजार का नियम है आशीष, कारण किसी एक गुट की कंपनी को लेकर के हो या फिर कोई और कारण हो। लेकिन जिस प्रकार से पिछले हफ्ते गिरावट देखी, और हम पिछले हफ्ते हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर जुड़े थे और हम आपसे और अनुज भाई साहब से बात कर रहे थे, और हमने ये भी बताया था कि गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए, पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता है आपके पास 15, 20, 25, 30% जो भी पूंजी आपको निवेश करनी है, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपको निवेश करना चाहिए। उसी तर्क के आधार पर एक स्टॉक जो कि नतीजों के बाद इस गिरावट में भी काफी संभला हुआ था, वही स्टॉक पर हम खरीदारी के राय दे रहे हैं। टाटा मोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी तरह से जुड़ा हुआ एक दिग्गज स्टॉक। हालांकि रुझान को लेकर के थोड़ी दायरेमंद परिस्थिति है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि चाइना में लॉकडाउन उठते, यूके में रिकवरी आके जेएलआर का कंट्रीब्यूशन काफी शानदार होगा, और स्थानीय मार्केट में जो पैसेंजर व्हीकल का कारोबार है और कमर्शियल व्हीकल का कारोबार है, उसका भी योगदान बहुत मजबूती से बैलेंस शीट पर आएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो बेशताज बादशाह है ही टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय है। बुनियादी तर्क के आधार पर लक्ष्य होगा 520 का। कल से टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ा रहा है, ये ध्यान रखिए खबरों में भी, और टाटा मोटर्स फंडामेंटली पसंद आ रहा है। अच्छे रिजल्ट्स भी इसने घोषित करे थे। वैसे खैर क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। पहले आज के ट्रेडिंग आइडियाज। गाबा सर कह रहे हैं भाई गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढेगा, बाजार फिर से तेजी का अटेम्प्ट ले सकता है। एशियन पेंट्स पसंद आ रहा है। इंटरेस्टिंगली क्रूड भी करेक्ट हुआ है, तो शायद वो सेंटिमेंट्स भी और टेक्निकली भी पसंद। 2690 के स्टॉप के साथ एशियन पेंट्स लॉन्ग। एलटीआई माइंडट्री, यह है सचिन का आज का प्रेफर्ड पिक। कल से हम लोग मोमेंटम को राइड कर रहे हैं गाबा सर के साथ। सचिन कह रहे हैं 4580 तक जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट कल वन ऑफ द टॉप गेनर्स था निफ्टी का, मेरे ख्याल से दूसरे पायदान में था। अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदारी करने का आज फिर कॉल है। पालविया साहब कह रहे हैं 6860 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। सतपुते साहब ने भी एक आईटी स्टॉक ही चुना है, एम्फोसिस। कल भी मेंशन हुआ था कमाई का अड्डा में, और फिर से यहां पे 2090 के स्टॉप के साथ और तेजी की एक्सपेक्टेशंस। कविता जी पॉलीकैप पे दाव लगा रही हैं, खरीदारी करिए 2785 का स्टॉप। और अगर कुछ फंडामेंटली एक्यूमुलेट करना है तो बढ़िया लग रहा है टाटा मोटर्स। जियोजीत की टीम और गौरांग सर मानते हैं भाई 520 तक के लक्ष्य आने वाले समय में हासिल होंगे स्टॉक। ये आज का ट्रेड नहीं, लेकिन ये फंडामेंटल बाय कॉल आता हूं। चलिए, हमने सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टॉक डिस्कस कर लिए, अब जरा थोड़ा सा फंडामेंटल्स टटोले जाए।
कल कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए। इनफैक्ट निफ्टी की 3 कंपनीज लार्सन एंड टूब्रो, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए जिसपे खुलते रिएक्शन देना है हमें। उसके लिए हर्षदा आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी, लक्ष्मण को भी जोड़ेंगे। आज दिल्ली फोकस में भाई सुबह वो पार्लियामेंट के बजट सेशन की शुरुआत होगी, इकोनॉमिक सर्वे टेबल होगा, तो लक्ष्मण से उस पर बातचीत। लेकिन आगे पहले जरा लार्सन एंड टूब्रो, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए। हर्षदा, नंबर्स कैसे? एलएनटी एक मिक्स बैग पेश कर रहा है, जहां पर रेवेन्यू में हमने देखा है उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन जरूर नजर आया, लेकिन प्रॉफिट और इबिटा के लेवल पर मिस है और मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है। अब देखिएगा, रेवेन्यू 46,390 करोड़ के आसपास आया, 17% का इजाफा। मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है, 2553 करोड़ का मुनाफा आया जरूर है, लेकिन यहां पर एक्सपेक्टेशन था कि 2670 करोड़ का आंकड़ा कंपनी पोस्ट करेगी। इबिटा पर आते हैं, जहां पर 12% तक की ग्रोथ है, 5073 करोड़ का इबिटा, लेकिन एक्सपेक्टेशन था जो 5385 करोड़ के इबिटा का। मार्जिन दबाव में है, अनुमान ये लेकर चल रहा था मार्केट की मार्जिन दरअसल 11.8% के आसपास आएंगे, 11% के नीचे आए हैं क्योंकि कॉस्ट प्रेशर्स देखने को मिले इस तिमाही में, तो उसका दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपनी के कुछ और हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आते हैं। मुनाफे में 97 करोड़ का इन्होंने जो म्यूचुअल फंड बिजनेस बेचा था उसका एक वन टाइम गेन भी जोड़कर आपने देखना है। अब आते हैं ऑर्डर्स पर। कंपनी ने करीब करीब तीसरी तिमाही में ग्रुप लेवल पर 60,710 करोड़ के ऑर्डर्स हासिल किए हैं। और गाइडेंस की अगर बात करें तो कंपनी अपने गाइडेंस को मेंटेन कर रही है और ये कह रही है कि इस साल के अंत तक यानी कि FY23 में जो इनकी रेवेन्यू गाइडेंस है वो बीट करने की अवस्था में होंगे, और साथ ही साथ जो ऑर्डर ग्रोथ गाइडेंस है 12 to 15% उसको भी बीट करने की सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इन्होंने अपने जो मार्जिन्स का गाइडेंस है वो 9.5% से काटकर 8.9% किया है, तो वही एक नेगेटिव है इस पर्टिकुलर गाइडेंस में, वरना कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है। टोटल ऑर्डर बुक की स्थिति देखकर कंपनी कह रही है कि विजिबिलिटी आने वाले समय में रेवेन्यूज की काफी जोरदार दिख रही है और घरेलू डिमांड का एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और उसी का फायदा दरअसल ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं दरअसल स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। तो नंबर्स हल्का सा मिस ऑफ कोर्स देखने को मिला है प्रॉफिट में, लेकिन गाइडेंस इंटैक्ट और विजिबिलिटी अच्छी। मिले जुले नंबर्स इसका मतलब, लेकिन दौरान सर तवज्जो किसको देगा बाजार, क्योंकि एलएनटी के रेवेन्यू मोमेंटम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर, एग्जीक्यूशन अच्छा पिकअप करा, मैनेजमेंट वो जितने भी स्लो डाउन रिलेटेड वरीज है श्रग ऑफ कर रही है, लिटरली कह रही है बहुत बढ़िया डिमांड एनवायरमेंट है, पर हां वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हिट कर रहे हैं, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और शायद आगे भी सबड्यूड रहेंगे। एलएनटी पे तवज्जो आप किसको देंगे, वो रेवेन्यू मोमेंटम को या ऑपरेशनल वीकनेस को? और स्टॉक पे तो खैर मुझे पता है व्यू क्या होगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से व्यू क्या बन रहा है? तो आशीष, अभी जो भी आंकड़े और बातें हर्षदा ने हमारे और आपके सामने रखी है, और एज ए डिस्क्लोजर एलएनटी पर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और ये एक ऐसी कंपनी आशीष जहां पर आप हर तिमाही दर तिमाही तुलना करके आपका लंबी अवधि का जो निवेश का नजरिया है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा कारोबार है इनके पास। 2650 से लेकर के 2700 का लक्ष्य हमारा भी, और हम रेवेन्यूज को ज्यादा महत्व देंगे। ऑपरेशनली शायद थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है, जैसे मैंने कहा तिमाही दर तिमाही तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी को आपको थोड़ा बहुत समय देना चाहिए रिकवरीज को लेकर के। लेकिन हाँ, एक बात से जिससे हम संतुष्ट हैं वो है मैनेजमेंट की टिप्पणियां, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस उन्होंने जिक्र किया है। ओके, अच्छा, एलएनटी में एक और चीज जो स्टॉक से रिलेटेड होती है ना आशीष, की एलएनटी की टेक सब्सिडरीज जो है उनमें जब काफी डीरेटिंग हुई थी, जब पूरी ओवरऑल मार्केट की डीरेटिंग हुई थी, अब वहां पर माहौल सुधर रहा थोड़ा सा, तो एलटीआई माइंट्री खासतौर से एलटीटीएस, तो जो सम ऑफ द पार्ट्स है उसमें एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है उसकी वजह से, तो वो भी एक यहाँ जाके मुझे लग रहा है आगे जाके देखने वाली बात होगी। एक और चीज, एलएनटी का क्रूड से भी काफी पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्रूड मार्केट से, क्योंकि उनका मिडिल ईस्ट में काफी कारोबार है, तो ये 2-3 फैक्टर हैं एलएनटी के जो स्टॉक को थोड़ा सा स्वे कर सकते हैं। लेकिन इसका एक 12 महीने का चार्ट लेकर आएंगे ना, तो इसने जो एक लीडरशिप पोजीशन ली थी एक टाइम पे, मेरे ख्याल से करीब ये देखिए पिछले जबरदस्त लीडरशिप पोजीशन ली थी। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लीडरशिप पोजीशन इंटैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि
ये इस रैली को ना मैं हमेशा 2003 से 7 वाली रैली को जोड़ता हूँ। उस समय एल&टी ने पूरा लीड किया था मार्केट को, एल&टी ने और आईसीआईसीआई बैंक ने। अमूमन वही हुआ था पिछले साल, तो उसके लिए एक मुझे कॉन्फिडेंस है। इसके लिए अब देखना कि ये प्रीवियस हाई रिक्लेम करेगा कि नहीं करेगा एल&टी। वॉच आउट करने की जरूरत एल&टी के लिए। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट, कितना केपेक्स पे भारत सरकार स्पेंड करना चाहती है, वो दरअसल इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना है। चलिए चार्ट चेक भी ले लेता हूं क्विकली। पालवे साहब एल&टी का चार्ट चेक दीजिएगा प्लीज। तो आशीष जी देखिए, लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट नियर टर्म सेटअप में थोड़ी वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिखी। वीकली सेटअप पे देखे तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखा, और ब्रीफली स्टॉक ने डेली सेटअप पे 50 डे मूविंग एवरेज को भी कल के सेशन में ब्रीच किया है। हमें लगता है कि एक इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल होंगे आज के सेशन में, वो होंगे करीब 2070 के आसपास। ये लेवल अगर नहीं टूटते तो हमें लगता है कि स्ट्रेंथ तो यहाँ पे अभी भी बरकरार है। अगर 2070 टूटता है तो फर्दर सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, अदरवाइज यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी के पुलबैक का ट्रेड भी यहाँ से बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक में ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन में एक करेक्टिव मूव ऑलरेडी आते हुए दिखा है। तो 2070 को ध्यान रखना है ओपनिंग के बाद। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो हमें लगता है यहाँ से पुलबैक बन सकता है। और हायर साइड पे 2170 2180 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये अपने अप ट्रेंड को वापस कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, और स्टॉक में फर्दर हायर साइड के टारगेट 2250 तक भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। आज देखना ओपनिंग में 2070 को डिफेंड कर पाता है नहीं। अगर ये होता है तो हमें लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके चलिए लास्ट इन ट्यूब रोड अब बात करते हैं टेक महिंद्रा की आशीष, क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफी म्यूटेड थे और मेरे ख्याल से आज तक वैसे ही नंबर्स आए कुछ ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं है, इन लाइन है नंबर्स। अगर आप देखें मुनाफा 1% ही बढ़ा है, 1294 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 1296 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया। डॉलर रेवेन्यू में हमने देखा 1.8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 1668 मिलियन डॉलर्स के आसपास 1647 मिलियन डॉलर का अनुमान था। और अगर आप देखें मार्जिन्स की स्थिति तो मार्जिन्स 12% पर आए हैं, यहां पर एक्सपेक्टेशन 11.8% का था। हालांकि कंपनी ने यह जरूर शेयर किया है कि रेवेन्यू पर करीब 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% का इंपैक्ट फर्लोज का देखने को मिला था, और खासतौर से टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम बिजनेस में ये फर्लोज देखने को मिले हैं, और ये कुछ फर्लो का असर Q4 में भी देखने को मिलेगा। अब आते हैं टीसीवी पर, तो नई डील्स करीब 795 मिलियन डॉलर इन्होंने क्लॉक की है। कंपनी कह रही है एक बड़ी हेल्थ केयर की डील दरअसल इनके हाथ लगती हुई दिखाई दी है। बीपीओ बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, 21% का इजाफा देखने को मिला है इसमें थर्ड क्वार्टर में। कंपनी कह रही है कि ये साल कैलेंडर ईयर 23 दरअसल एंटरप्राइज बिजनेस में $1 बिलियन के रेवेन्यू के साथ शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन ये कॉशियस है यूरोप और अमेरिका से, वहां पर क्लाइंट्स में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो वही दरअसल कंपनी ने चेतावनी दी है। नंबर्स आप कह सकते हैं इन लाइन है। तो बस एल&टी के नंबर्स जो थे उसको उल्टा कर दीजिए। एल&टी में क्या हुआ था, रेवेन्यू अच्छा था, मार्जिन्स मिस थे। इनके केस में रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट हो गया, मार्जिन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए, और रेवेन्यू मोमेंटम इस बार लूज आउट हुआ है। ऊपर से अगले क्वार्टर में भी इन फर्लॉस का इशू लिंगर करेगा, ये मैनेजमेंट कह रहा है। तो कमेंट्री भी थोड़ी सी दिक्कत भरी। सचिन, आज आपका रुझान आईटी पे बदला है, टेक महिंद्रा कैसा प्लेस नजर आता है भाई? आशीष जी, यहाँ पर टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट एक ट्रेडिंग रेंज में ही लॉक्ड इन है। काफी दबाव के बाद यहाँ पर एक अच्छा उछाल आया है, तो बेस कहीं जाकर एलिवेट हो चुका है 1020 के आसपास। पर ऊपर मुझे लग रहा है 1100 का रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है बरकरार, तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन होना चाहिए। काफी समय का एक कंसोलिडेशन है, तो अगर ब्रेकआउट हो जाता है 1100 के ऊपर, उसके बाद मुझे लग रहा है एग्रेसिव बेट लेनी चाहिए ऑन द हायर साइड। एल्स मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में अगले कुछ हफ्ते निकाल सकता है काउंटर। सो 1020 एक अच्छा डिमांड जोन होना चाहिए, एंड 1100 के आसपास एक अच्छा सप्लाई प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए अगले कुछ हफ्तों के लिए। ओके चलिए देखिए, अभी गीता गोपीनाथ जी जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ के, उन्होंने एक ट्वीट डाला है आईएमएफ की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को लेकर 2023 और 24 की। तो उसमें उन्होंने जो बोला है, इंडिया का 2023 का प्रोजेक्शन है 6.1% और 2024 का प्रोजेक्शन है आशीष 6.8%। इसको आप कंपेयर करिए इमर्जिंग और डेवलपिंग एशिया में
वो है 5.3% और 5.2%। तो 5.3 इन 23 उसके सामने इंडिया 6.1 और 5.2 इन 2024 जो थोड़ा सा घटेगा इमर्जिंग और डेवलपिंग एशिया का, लेकिन हमारा बढ़ेगा 6.8 होगा, ये वो कह रहे हैं। और अगर आप जो इंडिया की साइज या जो उस तरीके की इकोनॉमीज में कंपेरिजन ब्राजील को देख लें 1.2 और 1.5 वो कंपेरिजन है। और बाकी और चाइना को देख लें, चाइना में 5.2 और 4.5 का उनका एस्टिमेट है। इंडिया का एस्टिमेट है लेकिन 6.1 और 6.8। यूनाइटेड स्टेट्स का 1.4 और 1.0, पूरे वर्ल्ड का 2.9 और 3.1। और इमर्जिंग मार्केट में, पूरे इमर्जिंग मार्केट में जिसमें लैटिन अमेरिका और एशिया सब इंक्लूड होता है, उसमें 4 और 4.2। तो लार्ज इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया की ग्रोथ है। इनफैक्ट इवन जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका भी 4.9 और 5.6 और इमर्जिंग मार्केट में 4.0 4.1। हर कैटेगरी में अगर आप देखें तो इंडिया की जो प्रोजेक्शन है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंडिया की प्रोजेक्शन है। तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है बजट में, सब बढ़िया चल रहा है। जैसे आप क्वालिटी ऑफ स्पेंड इंप्रूव कर रहे थे वैसे ही करते रहो, बिना बात के कोई मूड खराब करने वाला अनाउंसमेंट मत करो। आप बिल्कुल पटरी पर है, हम लोग थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म का डोज डाल दें उतना मैनेज कर सकते हैं। Exactly. ठीक है, इलेक्शन ईयर, बाकी कुछ डिलेल ना करें तो सब बढ़िया चल रहा है। एक और नंबर उसके बाद लक्ष्मण के पास चलते हैं। जब ये बात छिड़ी गई है ग्रोथ की तो इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, लेकिन हर्षदा बीपीसीएल तीसरा नंबर निफ्टी का अच्छे मिला है। और कोर नंबर्स अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी 1959 करोड़ की वर्सेस अ लॉस, और मुनाफे का अनुमान था उसके सामने कंपनी ने बेहतर डिलीवर किया। इनफैक्ट 500 करोड़ का बीट है। तो मुनाफे का फिगर प्लीज लेकर आइएगा स्क्रीन पर। 1436 करोड़ का मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, उसके सामने मुनाफा आया है 1960 करोड़ का। तो एक बहुत तगड़ा बीट देखने को मिला है। साथ ही साथ अब वो रेवेन्यू का आंकड़ा जो आपने देखा 3.8% तक का इजाफा, 1.19 लाख करोड़ के आसपास वो फिगर देखने को मिला है। इबिटा में 195% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 1.3% का मार्जिन 3.6% पर आया। रिपोर्टेड जीआरएम जो है वो $15.5 प्रति बैरल पर है, जहां पर एक्सपेक्टेशन था $15 के आसपास जाकर सिमटेंगे। मार्केटिंग वॉल्यूम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 12% तक की ग्रोथ, एस्टिमेट था 8% की ग्रोथ कंपनी दिखाएगी। और पेट्रोल पर मार्जिन करीब 10 रुपए प्रति लीटर का है। डीजल पर हालांकि लॉस है करीब 6 रुपए प्रति लीटर का। नतीजे अच्छे नंबर्स, और क्रूड भी थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ प्रेशर में रहा है ये स्टॉक। कविता जी, बीपीसीएल में कोई ट्रेड बन रहा है या छोड़ दिया जाए? कविता जी ऑडियो नहीं आ रहा, अनम्यूट करना होगा हमको। सो सॉरी। वेल बीपीसीएल अगर आप देखें पिछले 4 दिनों से एक अच्छा गिरावट मार्केट के साथ यहां भी बना। 100 EMA पर कल अगर लास्ट 2 बार्स को देखें तो एक इनसाइड बार बना है इस पर। सो एक बाउंस बैक की उम्मीद यहां से की जा सकती है। 335 की क्लोजिंग है, मुझे लगता है अपनी 20 EMA की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। दैट इज प्लेस्ड एट 342.45। तो 342 345 के लक्ष्य के लिए बीपीसीएल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 330 का। बिल्कुल ठीक। ये हो गए तीनों दिग्गज निफ्टी कंपनीज पे रिजल्ट एनालिसिस और बढ़िया से एक्सपर्ट के व्यूज। अब चला जाए दिल्ली लक्ष्मण के पास। भाई आज बजट सेशन की शुरुआत, प्रेसिडेंट की स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब लाइन अप है। लक्ष्मण, क्या टाइमलाइन है, कब क्या होना है, और आप जुड़े हो, क्या अंदर की खबर है भाई? देखिए, सबसे पहले टाइमलाइन आपको बता दूं कि आज जो है 10:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का काफिला निकलेगा और संसद भवन पहुंचेगा, और ठीक 11 बजे संसद के दोनों सदनों को सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति संबोधित करेगी। उनका राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा जिसमें अब तक की सरकार की उपलब्धियां क्या है वो बताई जाएंगी। खासतौर से आत्मनिर्भर भारत के मामले में, सुरक्षा के मामले में बताई जाएंगी। आगे का आउटलुक का संकेत आपको यहाँ पे मिल सकता है। और जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होगा, ये करीब 1-1.25 घंटे चलता है, उस खत्म होने के ठीक आधे घंटे बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ उसकी कॉपी टेबल करती है। उसके कुछ ही मिनटों बाद राज्यसभा में उसे टेबल किया जाएगा और फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तब हम लोग उसकी बारीकियां बताएंगे आपको। हालांकि कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी जो अगले सवाल में शायद आप पूछे तो बताऊं। उसके बाद 2 बजे मुख्य आर्थिक सलाहकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सो फिर हम लोग उसके
उसकी विवेचना आगे करेंगे। और आज के बाद कल का जो दिन होगा और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कल ठीक 11 बजे बजट स्पीच वित्त मंत्री पढ़ेंगे लोकसभा में, तो जिसका लंबे समय से इंतजार था वो बजट पर से पर्दा कल उठने वाला है। ये तो टाइमलाइन से लक्ष्मण, वो कुछ अंदर की खबर इकोनॉमिक सर्वे में क्या आने वाला है भाई? बिल्कुल, इकोनॉमिक सर्वे में जो चीजें आने वाली हैं जिसका सबसे ज्यादा इंतजार लोगों का रहता है, और जो अभी अनुज जी ने बताया भी गीता गोपीनाथ के हवाले से, तो सब ये जानना चाहते हैं कि आर्थिक सर्वे इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक क्या देता है। तो जो मुझे एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक कारोबारी साल 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो एक रेंज में आर्थिक सर्वे पेश कर सकता है। वो रेंज होगा 6% से लेकर के 6.8%। यानी आर्थिक सर्वे अपना अनुमान ये दे सकता है कि अगले कारोबारी साल में जीडीपी ग्रोथ जो है 6 to 6.8% रह सकता है। और अगर बेसलाइन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी 11% और रियल टर्म में 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे पेश किया जा सकता है। हालांकि एक चुनौती जो आर्थिक सर्वे बता सकता है अपने स्टेटमेंट में, वो है आपको सीएडी को लेकर के। एक्सपोर्ट में गिरावट थोड़ी सी जारी रह सकती है, ये आर्थिक सर्वे में कहा जा सकता है, और सीएडी पर आपको मुस्तैदी से नजर रखनी होगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि जो सकारात्मक बात है वो ये कि प्राइवेट कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, और करीब सभी को वैक्सीन देने की वजह से ग्रोथ में अच्छा खासा आपको स्पीड रफ्तार देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बातें आर्थिक सर्वे में कही जा सकती है। ये लक्ष्मण को जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कुछ, अरे हटाइए, लक्ष्मण को दिखाइए फुल फ्रेम में। वीरू कुछ लग रहा है लक्ष्मण का लुक बदला बदला सा बड़े दिन। मैं दिल्ली मेहलकोटी में नहीं, कुछ लुक बदला बदला सा है। लक्ष्मण कुछ बदला है क्या? नहीं, मैं तो वैसे ही, वो आपकी नजरिया बदल गया होगा तो अलग बात। जेट ब्लैक दिख रहा है लक्ष्मण एकदम। ठीक है, बड़ा दिन है भाई। थैंक यू लक्ष्मण इन अपडेट्स के लिए। लक्ष्मण दिन भर होंगे हमारे साथ, इकोनॉमिक सर्वे और सारी डिटेल्स सीएनबी आवाज पे अपडेट्स आते रहेंगे। आई एम श्योर जैसी टेबल होगा सबसे ज्यादा बारीकियों के साथ डिटेल आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे लक्ष्मण के मुंह से सुनाई देंगी। अर्जुना, बाकी के अब गुड बैड अगली। एमआरपीएल लॉस कम हुआ है, 188 करोड़ पर आया है लॉस, जहां पर पहले लॉस 1789 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में 8% तक का इजाफा, 26,557 करोड़ का रेवेन्यू। एबिटा 287 करोड़ पर आया है वर्सेस एबिटा लॉस जो करीब 2,070 करोड़ के आसपास का था, और मार्जिन 1.1% पर आए हैं। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $8 प्रति बैरल पर है। नतीजे अच्छे हैं, चेन्नई पेट्रो ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। आरईसी, यहां पर स्थिति ठीक नहीं है, ब्याज से आय दबाव में है, 3,521 करोड़, करीब करीब 12.5% तक का प्रेशर। पैट में एक ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए अगर आप देखें, यहां पर सुधार देखने को मिला है। 20 क्वार्टर लो पर ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। डिसबर्समेंट 150% बढ़े हैं, सालाना आधार पर 66% का इजाफा क्वार्टरली बेसिस पर। हालांकि अगर आप मार्जिन देखें 3.55% पर आ गए, और स्प्रेड्स जो है 19 क्वार्टर लो पर है 2.75 के आसपास। तो ये फिलहाल आंकड़े आपकी तरफ से आरईसी के। धामपुर चीनी बिजनेस पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में 20% की गिरावट, रेवेन्यू 3% घटता हुआ, मार्जिन में भी दबाव आया है, 16% के आसपास मार्जिन आ खड़े हुए। शुगर रेवेन्यू 4% नीचे है, एथेनॉल रेवेन्यू 59% बढ़ा, पोर्टेबल स्पिरिट्स का रेवेन्यू 43% बढ़ता हुआ। निपॉन लाइफ एएमसी रेडार पर रहेगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 7% का इजाफा देखने को मिला है, 354 करोड़ का आंकड़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% बढ़ा, मुनाफा एकदम फ्लैट है, लेकिन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 4% का इजाफा, यील्ड जो है वो 48.36 बेसिस पॉइंट के आसपास आई है वर्सेस 46.5 बेसिस पॉइंट। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ब्याज से आय में 34% तक का इजाफा देखने को मिला है, मुनाफा 48% बढ़ता हुआ, कैलकुलेटेड एनआईएम्स भी इंप्रूव हुए हैं, 7.66% पर आए हैं, और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। लोन असाइन जो किए हैं 21% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर आधार पर। आज कुछ खबरें रेडार पर रखेंगे, अदानी एंटरप्राइजेस ऑफ कोर्स, क्योंकि आज आखिरी दिन है एफपीओ का, वहां पर क्या अपडेट आएगा उस पर बाजार की नजरें रहेंगी। लेकिन अबू धाबी की आईएचसी ने दरअसल $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है
पूरे एफपीओ का अगर आप देखें उसमें से 16% हिस्सा अब आईएचसी ने इन्वेस्ट किया है। एलआईसी ने भी अपडेट दिया अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अदानी ग्रुप में। कंपनी कहती है कि टोटल परचेज वैल्यू ऑफ इक्विटी अंडर ऑल अदानी ग्रुप कंपनीज 30,127 करोड़ की है। मार्केट वैल्यू इस पूरे इन्वेस्टमेंट की 56,152 करोड़ पर थी एज ऑफ येस्टरडे। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड जो है 36,474 करोड़ का इन्होंने निवेश किया हुआ है अदानी ग्रुप में। केईसी इंटरनेशनल के हाथ ऑर्डर्स लगे हैं अलग अलग सेगमेंट्स में 1131 करोड़ के। वोडाफोन की आज बोर्ड बैठक है, फंड रेजिंग और ऑफ कोर्स प्रेफरेंशियल इशू ऑफ ओसीडीज पर। कंसाई नेरोलैक अपना 24 एकड़ का लैंड पार्सल बेच रही है हीरानंदानी ग्रुप को। 655 करोड़ में सौदा होता हुआ दिखाई देगा। थाने में दरअसल ये डील हो रही है। एसएच केलकर ने एक एक्विजिशन किया है सब्सिडरी के थ्रू 47 करोड़ में, तो ये भी एक अपडेट। और अंबुजा सीमेंट कंटिन्यू करता हुआ वायदा के कर्ब में, और कोई अटकलें लग रही थी बायबैक रिलेटेड, तो मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिटी आती हुई ऐसी कोई बायबैक करने की फिलहाल योजना नहीं है। गावसर, कल जो दो स्टॉक्स हाईलाइट बने थे, लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहे थे, वो दोनों बैंकिंग मेजर्स आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। किसी में कोई दमखम, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वॉच आउट करने के लिए, या फिर कोई क्लियर कट ट्रेड? मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में। बिल्कुल जो सेटअप एक बार कोशिश की थी, अगेन सेकंड सेटअप की थी, अगेन करीब 2 बजे के आसपास, और उसको लगता है उसमें स्ट्रेंथ थी, काफी गिरावट हुई थी आईसीआईसीआई बैंक में। एक बाउंस की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं। ट्रेड करा 823 के आसपास, स्टॉप होगा 810। अगर आज अर्ली मॉर्निंग सेशन में भी अगर डिप मिलता है, मेरे ख्याल से खरीदने का मौका देगा। 800 के नीचे का स्टॉप लगाना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। 24 रुपीज है, लेकिन जो अपना मिलेगा करीब 850 तक जा सकता है। बाउंस को नहीं, एक दिन में नहीं होगा, मिलते 1 या 2 दिन लग सकते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड, हमको अनस्ट्रेचिंग खेलने की जरूरत है। यस, ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड पॉसिबल है। ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड पॉसिबल। एक क्विकली और स्टॉक जिसने लगातार पिछले कुछ दिनों की गिरावट का ट्रेंड अरेस्ट किया सचिन, वो था हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज भी। कल जो हल्का सा ग्रीन बार बनता हुआ नजर आया है, क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर? क्विकली आपके पास 10 सेकेंड। आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर अपने लॉन्ग साइड पे ये काउंटर रखना है। पिछले 7 दिन के गिरावट के बाद यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है, जिसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 2380 के ऊपर एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो यहाँ पर 2440 से 2460 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। थोड़े से डिक्लाइंस मिलते हैं, 2360 वुड बी एन आइडियल जोन। स्टॉप लॉस आपको 2330 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। रिलायंस की बात हुई तो डिस्क्लेमर, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आ जाएगा। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं, शुरुआत पहला सौदा की। चलिए भाई, एसजीएक्स निफ्टी यूरो दिखा रहा है 0.5% का उछाल। तो कल जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है, थोड़े और लेग्स हैं उस रिकवरी। लेकिन रेस्ट ऑफ एशिया में आप देखिए थोड़ी वीकनेस है आज बहुत दिनों से हम एकला चलो भी चल रहे हैं, अपने ही सूरत हाल है, उसी पर आप देखें कभी बेहाल कभी खुशहाल। अनुज गुड मॉर्निंग, और अनुज भी मौजूद है इस वक्त। एक बार हल्का से अगर आप देखें, जरा प्री ओपन की ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं, फिर चलते हैं अनुज के पास। और अगर आप देखें महत्वपूर्ण जो टीम्स का कॉम्बिनेशन था उनको देखेंगे। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 17,778, करीब 128 अंकों पर, और 484 अंकों पर सेंसेक्स। और स्ट्रेंथ कहां पर है डॉक्टर साहब? सीधे अदानी समूह के स्टॉक्स लेके आइए एक बार आपकी स्क्रीन पे। अदानी पोर्ट्स नीचे नहीं, ऊपर। अच्छा, ऊपर हो गया। अब ऊपर है। अगर आप देखें मेरे पास इसके जो टिक्स आ रहे हैं उसमें करीब 7.5% ऊपर। ये है आपकी स्क्रीन पर अदानी पोर्ट्स लगभग 52 रुपए ऊपर, 648, 8.5% ऊपर। और अदानी एंटरप्राइजेस करीब 2730, 5% नीचे। और जहां पे स्ट्रेंथ है उसमें एलएनटी पे रिजल्ट्स रिएक्शन देखिए सारा गेम हालांकि कहीं ना कहीं 2 स्टॉक्स तक सीमित रहेगा, लेकिन एलएनटी रिजल्ट्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग 2174 के स्तर पे। रिलायंस कल याद रखिएगा एक मजबूत कड़ी बन के उभरा था। 2300 के अपने ऑप्शन बेस से अगर आप देखेंगे, कल ओवरशूट कर गया था, अभी करीब 2400 के स्तर पे। आई मीन परसेंटेज पे फोकस मत कीजिएगा, डायरेक्शन पे फोकस कीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक जहां पे इस वक्त स्ट्रेंथ है उसमें डीएलएफ है, हीरो मोटर कॉर्प, और साथ ही साथ अगर आप बैकफुट पे आने वाले काउंटर्स को देखें तो अदानी पावर 5% नीचे, और बैकफुट पे थोड़ा सा अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक और एचयूएल, और साथ ही साथ मेट्रोपोलिस ट्रेड करते हुए। आशीष, अभी तो बहुत अर्ली है बहुत अदानी ग्रुप के इनिशियल रिएक्शंस गॉज करना, लेकिन अगर वो
इनिशियल मोमेंटम दिख रहा था तो सब लूज आउट हो गया है। देखते हैं सोना रिकॉर्ड है हाँ सोना 56,800 के ऊपर सोने के टिक्स आते हुए करेंसी में बाद में जाते हैं। लाइए बुलियन का मार्केट्स और कच्चे तेल को क्विकली स्क्रीन पे। बढ़िया 33 रुपए का उछाल, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे सोना इस समय कामकाज करता हुआ 50-55 रुपए की अपटिक्स है। चलिए रुपया रख दिया तो रुपए पे ही बता देता हूं। 81.59 कल का क्लोज था तो 10 पैसे 81.49 चल रहा है, 10 पैसे नहीं 81.49 कल की क्लोज 57। ये तो 8-9 पैसे की कमजोरी है, हल्की कमजोरी के साथ रुपया शुरुआत। इसीलिए शायद गोल्ड भी हाई लगा रहा होगा ना, वरना ओवरनाइट और डॉलर इंडेक्स उसका भी तो बहुत है, रुपया समझे कैसे थोड़ा सा, पर फिर भी रुपए की ओपनिंग डिसेंट है, फ्लैटिश ओपनिंग होती हुई ये आ गया। सोना फ्लैट है लेकिन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर टच करे। चांदी 40 रुपए का हल्का दबाव, एकदम फ्लैटिश ओपनिंग दिखाता हुआ, और क्रूड लगातार करेक्ट कर रहा है और हमारे यहां ओपनिंग भी 1% के दबाव के साथ। चलिए क्विकली आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे उनका एक क्विक रैप अप देख लीजिए। मेरी 10 की सीधा सौदा टीम स्क्रीन पर स्प्लिट रखा है, 5 इधर 5 उधर वाले। आप लोग स्क्रीन पे वॉच आउट करिएगा, आज एक और टफ सेशन की तैयारी है। कंसाई नरोलैक ने थाने की जमीन बेची, केसी इंटरनेशनल ने 1300 करोड़ रुपए के फ्रेश ऑर्डर्स बैक करे, निप्पॉन लाइफ के रिजल्ट्स अच्छे हैं, एमआरपीएल के ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नजर आएगा। एसएच केलकर ने एक यूरोपियन एक्विजिशन करा। लाल वाले एस्टेक लाइफ, रेवेन्यू हो, इबीटा हो, मार्जिन हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, सब ऊपर से नीचे तक कमजोर परफॉर्मेंस। आरईसी ऑपरेशनली खासा वीक, कई क्वार्टर्स के लोज पे मार्जिन वगैरह पहुंचते हुए, उसका रब ऑफ मान के चल रहा हूं। पीएफसी भी लाल में। टेक महिंद्रा के मिले जुले नंबर्स हैं लेकिन मैं तवज्जो दे रहा हूं रेवेन्यूज को। एक तो डिसअपॉइंटमेंट इस क्वार्टर में और आगे की गाइडेंस डिसअपॉइंटिंग। गाइडेंस मतलब इनकी कमेंट्री। ऑयल इंडिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्रूड करेक्ट हो रहा है, ओएनजीसी तो ऑलरेडी दबाव में था, ऑयल इंडिया फिर भी थोड़ा सा रेजिलिएंट नजर आ रहा था, शायद क्योंकि $2 आसपास क्रूड करेक्ट हुआ, आज थोड़ा सा दबाव इस स्टॉक में बढ़ सकता है। चलिए नजर डालिए, और कई सारे रिजल्ट्स आए हैं उस पर फोकस और कई सारी खबरें हैं। और सबसे पहले बीपीसीएल के रिजल्ट्स बेटर हैं, उम्मीद से अच्छे परफॉर्मेंस है इसलिए यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन आइनॉक्स लीजर के नतीजे काफी कमजोर हैं तो इसलिए रेड में रहेगा। कोल इंडिया के नतीजे भी आज आने वाले, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 25% कोल की कीमतें गिरी और सरकार इंपोर्टेड कोल को बढ़ावा भी दे रही है तो दिक्कत रहेगी। धामपुर शुगर के नतीजे कमजोर है लेकिन सेगमेंटल रेवेन्यू अच्छे हैं, केवल शुगर वाला कमजोर है। और इंटरनेशनल प्राइस जो है वो काफी ऊपर $21 से ऊपर चले गए और स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग धामपुर भी इसीलिए हमने रखा है शुगर प्राइसेस मार्केट को देखते हुए। लॉरेंस लैब में कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद तमाम कंपनीज ने इनके टारगेट कट किए हैं, जेफरीज ने, सिटीज ने, तो रेड में रहेगा। फ्यूजन माइक्रो में सीएलएसए ने कवरेज इनिशिएट की और 550 के टारगेट दिए। उनका मानना है कि इनकी बैलेंस शीट $1 बिलियन की हो चुकी है। गेल में भी जेफरीज की होल्ड की रेटिंग है लेकिन टारगेट नीचे की तरफ रखे गए करंट प्राइस से। और आईओसी का नतीजे आएंगे, उम्मीद है कि बीपीसीएल ये भी उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश करेंगे। जी तो आइए आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से निफ्टी की जो ट्रेजेक्ट्री है देखते हैं उसको। करीब 76 अंक ऊपर 17,726 के स्तर पे क्लस्टर पे। और राजेश जी गुड मॉर्निंग, और आपको ट्रेजेक्ट्री मिल रही है करीब 85 पॉइंट ऊपर की। आपने टीम्स को देखा आशीष और नीरज जी की, बताइए इसमें से आपके प्रेफर ट्रेड क्या होंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, देखिए अगर आप आशीष जी की टीम देखें तो मुझे एमआरपीएल बढ़िया लगता है कि जहां पे आपको एक छोटे टिकट साइज में अच्छा मूव मिल सकता है। 57.55 का इसका कल का क्लोज है, ₹1 का स्टॉप लॉस होगा। 56-50 के ट्रेजेक्टरी में स्टॉप लॉस रखे, टारगेट रहेगा करीबन 63 से लेकर 65। अगर नीरज जी की टीम देखे तो मुझे सबसे बढ़िया जो लगता है वो है गेल का स्ट्रक्चर वीक है, वैसे कल इसमें अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है तो अगर आज फुल बैक मिले तो बेचे। 98 के स्टॉप लॉस के साथ इसका टारगेट बनता है करीबन 90 का। ओके, रखिए इन स्टॉक्स रडार पे जो सत्य साहब मेंशन कर रहे हैं। आज के टॉप 10 क्विकली स्क्रीन पे सबसे इंपॉर्टेंट तो अदानी ग्रुप, जो खुलते ही प्री मार्केट में वीरू ने पॉकेट की चर्चा छेड़ दी थी, इसीलिए क्योंकि सबके रडार पे है। अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ का आज आखिरी दिन, तो देखते हैं पूरा पैक इंक्लूडिंग अदानी एंटरप्राइजेस कैसे बिहेव करता है और वो एफपीओ रिलेटेड अपडेट्स के आते हैं दिन भर। लार्सन एंड टूब्रो निफ्टी की दिग्गज, जिसके नंबर्स पर रिएक्ट करना है। नंबर्स अच्छे हैं, एटलीस्ट अगर आप रेवेन्यू मोमेंटम देखें या फिर ऑर्डर बुकिंग या मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें। हाँ, मार्जिन के फ्रंट पे एक डिसअपॉइंटमेंट। टेक महिंद्रा
टेक महिंद्रा के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, रेवेन्यू मोमेंटम बिल्कुल ठंडा और मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी चिंताजनक, फॉरलोज का इशू आएगा, पर आईटी अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है, एक्सपर्ट की पिक्स थी, तो देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा। बीपीसीएल के नंबर्स शानदार हैं, सीक्वेंशियली देखते हैं क्यू ऑन क्यू, और हर पैमाने पे एक बढ़िया बीट बीपीसीएल की तरफ से आता हुआ। धामपुर शुगर के नंबर्स तो साल दर साल कमजोर नजर आएंगे, पर कुछ इंटरनल्स अच्छे हैं, शुगर से वीकनेस है, इथेनॉल वगैरह की ब्लेंडिंग बढ़िया होती हुई नजर आएगी। आईएफएल फाइनेंस के नंबर्स अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन जो स्ट्रीट की थी उससे बेहतर परफॉर्म करके दिया है सारे पैरामीटर्स पे। केईसी इंटरनेशनल ने ऑर्डर बैक करा है 1131 करोड़ रुपए का, तो ये स्टॉक रडार पे। आज कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आ रहे हैं, 4 निफ्टी की कंपनीज, 8 वायदा बाजार की कंपनीज, कुछ मेंशन है लेकिन ये सारे स्टॉक्स रडार पे रहेंगे, जिनमें वायदा बाजार के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, निफ्टी के सन फार्मा, जेएसपीएल जैसे नंबर्स, और कोल इंडिया और आईओसी के नंबर्स भी आ जाते हैं। शेष इस पर जानकारी के लिए और 10 के 10 स्टॉक्स आप देखें आपकी स्क्रीन पे बताने के लिए, एक करके समझाने के लिए। अब आपकी स्क्रीन पे आइए देखते हैं ट्रेजेक्ट्री। 82 पॉइंट्स प्लस निफ्टी 17,731 पे, और 176 अंकों पर बैंक निफ्टी, और 40,563, यानी कल जो ओपनिंग के वक्त स्विंग हाई लगा था अभी तो उससे नीचे। अनुज, गुड मॉर्निंग। दिन बजट का खास है लेकिन ज्यादा घबराहट आज हो रही है ना? क्या लग रहा है आज का सेशन? विरोध, देखिए मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, एफआई लॉन्ग शॉर्ट जो था अब 18% लॉन्ग है, 82% शॉर्ट है, लेकिन रिटेल का जो लॉन्ग है, नेट लॉन्ग, अब वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस कर गया है। 2.48 लाख उनका फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग है, नेट लॉन्ग, हाँ नेट लॉन्ग, और 1.48 लाख शॉर्ट है, तो नेट लॉन्ग जो है उनका वो 1 लाख, एग्जैक्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, और एफआई का जो शॉर्ट है वो करीब करीब 75,000 के करीब नेट शॉर्ट है। रिकॉर्ड हाई मेरे ख्याल से एफआई करीब 1 लाख के करीब शॉर्ट का था, और डीआईएस का इतना ही करीब लॉन्ग का था। लास्ट टाइम जब ये हुआ था और पुट कॉल रेशियो जब 0.75 पे था, मार्केट में बड़ी रैली आई थी, बड़ी वाली, लेकिन फिर वही बात है कि ट्रिगर चाहिए मार्केट को कोई, तो क्या बजट ट्रिगर बनेगा, अदानी का एफपीओ ट्रिगर बनेगा, या फेड ट्रिगर बनेगा, पता नहीं मुझे ट्रिगर कहां से आएगा। लेकिन अगर हमने अपना जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, कल भी हमने उसको प्रोटेक्ट किया 100 पॉइंट्स है, 17,400 लो था, 17,300 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, अगर हमने कल उसको प्रोटेक्ट किया, और क्लोजिंग पे तो हमने 200 डेमो भी बचाया था, अगर हमने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट किया और बजट ठीक ठाक आ गया, तो मुझे लग रहा है मार्केट में पोजिशनिंग जिस हिसाब से बेरिशनेस की है और जितना फियर फैक्टर है मार्केट में, शायद अनड्यू है और मार्केट एक पोस्ट बजट रैली दिखाएगा। लेकिन उसके लिए मार्केट को 2 चीजें चाहिए, एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स से छेड़छाड़ ना हो, और दूसरा फेड जो है 25 से बढ़ाए, 50 ना बढ़ाए इस बार। अगर ये दोनों चीजें हो गई ना वीरू, तो मुझे लग रहा है कल मार्केट में बड़ी तेजी आ सकती है। आज थोड़ा सा पहले ही मार्केट उसको प्रीएम्प्ट करेगा या नहीं, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं, लेकिन थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कल बजट के बाद ना मार्केट आपको एक क्लीन ट्रेड देगा, तो उसकी वेट करिए, पैसा बचाइए अपना, क्योंकि कल तक ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे उसका। अच्छा, बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंगली पॉजिटिव, कल बैंक निफ्टी में लास्ट घंटे में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई थी, हम डिस्कस कर रहे थे शो में, और वो जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने लीड की थी और एसबीआई ने, उन 2 स्टॉक्स पर थोड़ी सी खास नजर रखें आज। जी, और ये अनुज 7,000 करोड़ रुपए का बेच की क्या गया है? चाइना ले रहे हैं 7,000, इंडिया बेच रहे हैं और चाइना ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड है मार्केट में इस समय। इंडिया बेच रहे हैं, चाइना ले रहे हैं, और ताइवान, कॉस्पी और बाकी जितने की ईस्ट एशियन मार्केट है जो पूरी की पूरी चाइना से कनेक्टेड है, डेटा अवेलेबल है, वीरो जाके चेक करिए, देखिए क्या जबरदस्त। मतलब हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं बेचा उन्होंने। अगर आपको लग रहा है कि 7,000 करोड़ दिन का बहुत ज्यादा है, वो 25-25 हजार करोड़ का माल ले रहे हैं बाकी मार्केट्स में ऑन अ डेली बेसिस। उस तरीके की बाइंग हो रही है बाहर की मार्केट्स में, स्विंग में नजर भी आ रहा है। खैर चलिए काम करते हैं, अब 2-3 स्टॉक्स को और मॉनिटर कर देते हैं जो अच्छा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, और परसेंटेज टर्म्स में पैनल आपकी स्क्रीन पे है। एमएनएम 1350 पे, याद रखिएगा इन्होंने भी एक प्राइस हाइक लिया है अपनी सबसे, अगर आप देखें प्रीमियम गाड़ी XV700 का। आपकी राय इस पर क्या होगी? आशीष बहती जी, एमएनएम को कैसे अप्रोच करेंगे आप? 1350 क्लस्टर पे, राजेश रजपूत जी माफ कीजिएगा, 1350 क्लस्टर में है, और 1360 1370 एक सप्लाई जोन है। आज का आप देखें स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर स्टॉक में नजर आ रहा है। 1350 1360 के ऊपर कहां तक का मूव पॉसिबल है इसमें? राजेश रजपूत जी। तो वीरेंद्र जी देखिए, एमएनएम का स्ट्रक्चर वैसे देखें अगर तो बहुत पॉजिटिव है, एक राइजिंग चैनल में है जिसका रेजिस्टेंस बनता है 1350, और आज ये 1350 के ऊपर चलना शुरू करे फ्यूचर में, तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होगी, इसका टारगेट अनफोल्ड होगा करीबन 1400 का, तो 1350 के ऊपर एग्रेसिव बाय करे, 1330 का स्टॉप लॉस।
ओके ठीक है, बीपीसीएल के नंबर्स अच्छे थे और वहां पर अच्छा रिएक्शन है स्टॉक में, करीब करीब 2.5% ऊपर इस समय बीपीसीएल। गावा जी कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर किसमें, स्टॉक में? बीपीसीएल में। बीपीसीएल में बिल्कुल, मुझे लगता है एक्चुअली कल से देख रहा था मैं कि इसमें एक अपमूव बन सकता था। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रेच हो चुका है, इनफैक्ट 2 अटेम्प्ट यहाँ पर भी हुए हैं अपमूव मिलने के लिए, अच्छा बेस बना है 332 के आसपास। अगर यहाँ पर एक स्टॉप लगाकर चले तो एक ट्रेड बन सकता है अपसाइड। टारगेट बीपीसीएल करीब 345 का होगा। यहाँ पर भी बहुत स्ट्रेचिंग हुई चाहिए, एक अनस्ट्रेचिंग का प्ले हम बन सकता है बीपीसीएल, बिल्कुल। ओके, एक और स्टॉक लेकर आइए प्री ओपन में, एसआरएफ। हमने कल इसकी बात की थी और कल ये स्टॉक मेरे ख्याल 2120-22 पे था ये स्टॉक उस समय, तो डे हाई पे क्लोज हुआ था। हाँ, डे हाई पे बंद हुआ था और आज देखिए फिर एक जंप लगाने की तैयारी कर रहा है, 2200 पर ये स्टॉक खुलने की तैयारी कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा जंप है। 2200 की कॉल ली थी ना, 2150 की। आई थिंक राजेश जी नहीं दी थी, राजेश जी सतपति जी ने दी थी 2150 की कॉल। सतपति जी इस ट्रेड को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने ट्रेड इस तरह से लिया था कि हमारा जो टारगेट था फ्यूचर में वो 2250 का था, स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था करीबन 2170 का। अगर हम 2150 का कॉल हमने जब लिया था तब अमित जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80-85 के ट्रेजेक्टरी में था। टारगेट हमने सेट किया था करीबन 120 से 130। मुझे लगता है कल क्लोजिंग में ही मैंने देखा उसको 160 का भाव, तो मुझे लगता है आज भी यहाँ पे नजर होगी, तो आज भी जो डिप मिले उसमें बाय करे 85 के स्टॉप लॉस के साथ इस 2150 के कॉल। अच्छा राजेश पालवे जी, ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्लस्टर मेरे मुताबिक निफ्टी पे है, दैट्स 17,771, मतलब वो 761 760 जो हमारा पहले बेस था, क्या उसको बाइसेक्ट करने का दमखम मतलब पोटेंशियल एक रिलायंस दे सकता है क्या? रिलायंस में कल पुल बैक था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर से आज भी ऊपर है। आपका संक्षेप में व्यू रिलायंस पे? वीरेंद्र जी, रिलायंस एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से यहाँ पे कल बाउंस दिया है और हमें लगता है कि यहाँ पे 2400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये इसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब रहा तो बिल्कुल रिलायंस का एक कंट्रीब्यूशन निफ्टी के इस पुलबैक में एक अच्छा प्ले करते हुए दिखेगा और हमें लगता है फिर रिलायंस के टारगेट 2460 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो आज की ओपनिंग के बाद 2400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको अगर ये क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि रिलायंस एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे मूव दे सकता है और निफ्टी भी फिर जो एक जोन में अटका हुआ है उस जोन को जो 17,750-60 का जो रेंज है उसको भी ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हुए दिख सकता है। याद रखिएगा, एक एक्सटेंडेड स्क्रीन में आपकी स्क्रीन पे इस चैनल का स्वागत है, प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। ये टेक्निकली अगर आप देखते हैं इस पर कमेंट करने दी थी राजेश पालवे जी के, लेकिन एक निजी राय जरूर अपने किसी भी ट्रेड में या निवेश में या फिर ऑप्शन ट्रेड में सम्मिलित करें। चलते हैं अब इस ओपनिंग को देखने के लिए वॉल पे अनुज के पास, और एक महत्वपूर्ण दिन बजट -1। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट दिन बजट -1 और वैसे भी फेड वाला दिन भी हमारे लिए फेड -1 ही कहूंगा, क्योंकि हम तो कल रिएक्ट करेंगे। यूएस मार्केट तो आज ही रिएक्ट कर देगा फेड को, लेकिन हम आज उसमें थोड़ा पोजीशन करेंगे, रिएक्ट कल करेंगे। और बैंक निफ्टी की अच्छी खासी ओपनिंग हो रही है बीरू, और अदानी ग्रुप की भी अच्छी ओपनिंग हो रही है, तो देखते हैं थोड़ा सा मार्केट को सहारा यहाँ से मिलता है। यानी टेक महिंद्रा पर ध्यान रखें, नंबर्स थोड़े से म्यूटेड है लेकिन सेक्टर में भी अच्छा है। चलिए, निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर इस समय 17,730, 17,722। बैंक निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर 40,554 और निफ्टी आईटी इस समय फ्लैट है। कल नैस्डैक नीचे था, थोड़ा सा निफ्टी आईटी पर उसका इंपैक्ट है क्लियरली, और थोड़ा टेक महिंद्रा के नंबर्स का भी। निफ्टी बैंक अब इस समय करीब करीब 175 पॉइंट ऊपर और निफ्टी में करीब करीब 60 पॉइंट का जंप है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1350 एडवांसिंग स्टॉक्स, 353 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। मिड कैप इंडेक्स अच्छा खासा ग्रीन में 0.25%। ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की आज होने में वीकली एक्सपायरी, काफी वॉलेटिलिटी होती है उसमें। बैंक निफ्टी देखिए एकदम से 180 वाला 4 पॉइंट हो गया एकदम से। वो जो 180 था 3 सेकंड पहले वो 4 पॉइंट हो गया और अब 24 से 35 पॉइंट। फिर बड़ी बात है कि बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में, एक एक टिक में मार्केट 40-40 पॉइंट का मुंह दिखा रहा है आपको, एक एक टिक में 25, 55, 42 बिल्कुल सेटल नहीं हो रहा है। 44 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स में गेन है। अब देखिए बैंक निफ्टी वापस 100 पॉइंट ऊपर हो गया, तो 180 वाला फ्लैट हुआ, फ्लैट वाला वापस 100 पॉइंट ऊपर हो गया। इतनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी इस समय बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहां पर बाइंग कहां पर सेलिंग। सबसे ऑब्वियसली ऊपर सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस, आज एफपीओ का लास्ट डे, अभी भी जो है प्राइस बैंड के नीचे है एफपीओ, हालांकि 3000 क्रॉस किया है, कल भी 3000 क्रॉस किया था इसने, फिर टिक नहीं पाया था, लेकिन 4% ऊपर। नंबर ऑफ द डे कल बीपीसीएल था और अच्छे से रिएक्ट करता हुआ स्टॉक, इनफैक्ट अब इस समय टॉप गेनर निफ्टी का 3.5% ऊपर। अदानी पोर्ट्स में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग वापस, और उसके अलावा मेटल्स में थोड़ी तेजी है। मेरे ख्याल से चाइना पीएमआई नंबर है उसका इंपैक्ट शायद, जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट कल भी इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी थी हमने, यूपीएल नंबर से पहले अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है।
ऑटो स्टॉक में तेजी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी बात भी हुई थी, वहां पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। मारुति, ओएनजीसी, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स अच्छा करते हैं। 32 पॉइंट से निफ्टी ऊपर, करीब 40 पॉइंट ऊपर। नीचे क्या, टेक महिंद्रा 1.5% नीचे और लार्सन एंड टुब्रो 1.5% नीचे। दोनों जो अर्निंग्स रिएक्शन है वो दोनों डाउन साइड पर इस समय, दोनों स्टॉक्स करीब 1.5% ही नीचे है। उसके अलावा एक थोड़ा सा हिंडाल्को में कट है करीब 1% का, और बाकी कुछ खास है नहीं। एचसीएल टेक, आईटी बेसिकली वीक है आज, लेकिन देखिए मार्केट में अब वो जो गेन्स थे वो म्यूटेड हो रहे हैं। निफ्टी अब सिर्फ 19 पॉइंट ऊपर रह गया, 15 पॉइंट, और बैंक निफ्टी सिर्फ 38 पॉइंट रह गया। ये अल्टीमेटली देखिए मार्केट पे वही है कि है तो प्रॉब्लम। एक बार पूरा अदानी ग्रुप लेकर आते हैं और उसके बाद रिजल्ट इंपैक्ट लेकर आते हैं, उसके बाद ब्यूरो के पास जाएंगे। ये अदानी ग्रुप आपकी स्क्रीन पर, अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं। कैश के स्टॉक देखिए सब सर्किट में है, पावर लोअर सर्किट पे, अदानी ग्रीन 8% नीचे, विलमार 5% नीचे। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्लियरली। टोटल गैस 10% का लोअर सर्किट है। ट्रांसमिशन थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है अभी। एसीसी और अंबुजा दोनों अच्छा कर रहा है। अंबुजा इनफैक्ट 4% ऊपर है और एनडीटीवी भी करीब 4-4.5% नीचे। और अब एक बार रिजल्ट इंपैक्ट ले आते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्यूरो के पास एफएनओ के शेयरों का हाल समझने के लिए। लार्सन और टेक महिंद्रा की हमने बात करी ली। बीपीसीएल नंबर ऑफ द डे वो अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। आरईसी में थोड़ा सा डिक्लाइन है, करीब 1.5% का डिक्लाइन यहाँ पर। उसके अलावा एमआरपीएल, धामपुर, एस्टेक के नंबर्स काफी खराब, काफी बड़ा इंपैक्ट स्टॉक में। निपॉन लाइफ और आईआईएफएल फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी अब देखिए 35 पॉइंट नीचे हो गया वीरो, और निफ्टी भी अब ऑलमोस्ट पूरी बढ़त गंवा चुका है। एफएनओ में क्या पिक किया आपने? जी हाँ, निफ्टी का देखें पूरी बढ़त गंवा चुका है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे अगर देखें तो इस वक्त 9 अंक नीचे, और मिड कैप अगर देखें आज इस वक्त दबाव में है आपकी स्क्रीन पे। और कुछ स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा कर रहे हैं, उसमें अपोर्ट आया है। देखिए मैं स्ट्रेंथ पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ कहां पर है। उसके बाद एमएनएम, मैं चार्ट्स में देख भी रहा था, आई थिंक एक डिफरेंट स्टॉक लग रहा था, ऑल्टोगेदर डिफरेंट आज। उसके बाद जहां पे स्ट्रेंथ है इसमें बीईएल कल के अगर आप देखें शार्प रिएक्शन के बाद, नेगेटिव रिएक्शन के बाद आज थोड़ा सा पुल बैक, और आज एचयूएल थोड़ा सा ठीक ठाक करता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप क्लास ऑफ बैंक्स में जाएं तो वहां पे एकमात्र एसबीआई जो कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दे रहा है, और रिलायंस 2370 के स्तर पे थोड़ा ठीक ठाक करता हुआ, एक कुशन प्रोवाइड करता हुआ। लेकिन टर्बुलेंस बहुत है, याद रखिएगा दिस चीज में। बैकफुट पे क्या है डिसाइसिवली इस वक्त अदानी पावर आपके स्क्रीन पर आएगा। इस वक्त अदानी पावर यस लगभग 5% नीचे। तो कैश का जो स्टॉक्स है ना अदानी समूह के, उनका हाल अमूमन वही है जिस प्रकार का कल था। जो कैश बैंक है वो नहीं है, और रिजल्ट सेक्शन में एलएनटी थोड़ा सा बैकफुट पे है। बजाज फाइनेंस कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग के बाद आज बैकफुट पे आता हुआ, और कुछ काउंटर्स जो कि है पीवीआर को देखिए, मैंने एक इवेंट आया, इवेंट एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देखे गया और उसके बाद फिर कोलैप्स हुआ। पीवीआर नाउ एट डे लो और दिन के निचले स्तर पर, लेकिन टर्बुलेंस काफी है। बट निफ्टी हायर लेवल से आप देखें तो 75 पॉइंट शेयर कर चुका है। स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग एसआरएफ वापस एक बार लेकर आइए, और देखिए कल हमने इसको बहुत ब्यूटीफुली पिक किया था, और उस लेवल से 100 रुपए से ऊपर का आपको स्विंग दे चुका है एसआरएफ, और वो 2150 की एसआरएफ की कॉल ले आई है एक बार। मेरे ख्याल से सारे टारगेट मीट हुए हैं वहां पर, सारे के सारे टारगेट 2150 की कॉल के एसआरएफ में मीट हुए होंगे आपको, क्योंकि कल अच्छी स्विंग दी उसने, और आज सुबह हमने प्री ओपन में भी उसको डिस्कस किया, क्योंकि एक शानदार नंबर्स लगे। हालांकि ये देखिए 120 रुपए अब इस समय रेट है यहाँ पर। मेरे ख्याल से 92-93 के टारगेट्स थे, और अब वो सारे टारगेट अच्छे से मीट हुए हैं एसआरएफ के। अब उसको बुक करना है या एक्सटेंड करना है। एक्चुअली पहले इसको रिविजिट कर लेते हैं, उसके बाद कॉल लेंगे। राजेश जी, तो इसको बुक कर लें या फिर कैरी करें? आई थिंक जिन्होंने बीटीएसटी किया था वो बुक कर सकते हैं। अमित जी, हमारा जो टारगेट था वो 120 से 130 के रेंज में था, करीबन 40 रुपए का मूव मिला है। आई थिंक यस दे कैन बुक इट। अगर फ्यूचर की बात करें तो देखिए फ्यूचर में थोड़ी रैली, जैसे मैंने कहा 2250 2270 ये रेंज होगी, तो नया स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 2190 का। जी ठीक है। बीपीसीएल लेकिन क्लियरली आज जबरदस्त मूव दिखाता है, 4-4.5% ऊपर बीपीसीएल। तो फाइट बीपीसीएल और एसआरएफ में है टॉप गेनर के लिए इस समय वीरो। लेकिन फिर एक काम करते हैं, फ्रेश कॉल से ना शुरू करते हैं, तो हमने कल की कॉल रिविजिट कर ली। लेकिन गाबा जी, आपसे शुरुआत करेंगे, आपका क्विक सिंगल है ग्रासिम, अपने ऑन है 1620 पर ट्रेड कर रहा है ग्रासिम। मेरे ख्याल से 1616 पर ट्रेड कर रहा है। 1600 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए ग्रासिम पर। पॉसिबल है कि 1660 देखेंगे ग्रासिम पर, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ग्रासिम आप लॉन्ग साइड पे पिक कर रहे हैं। 16.95 प्रकाश सब ने पिक किया है फर्स्ट ट्रेड के तौर पे। शिवांगी शादा हमारे से जुड़ चुके हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। आपका पहला कन्विक्शन कॉल क्या होगा पोस्ट ओपनिंग?
जी बिल्कुल, हमने देखा है कि ऑटो स्पेस में जो है वो बाइंग इंटैक्ट है, और जिस तरह से पूरे ही हम सारे स्टॉक्स देख रहे हैं, बजाज ऑटो, एम हो, टाटा मोटर्स हो, सारे ही स्टॉक्स में जो है बढ़त देखने को मिल रही है मार्केट की वीकनेस के बावजूद। तो यहाँ पे मुझे एम काफी अच्छा लग रहा है, अपने डेली ट्रेड में अपने एक कंसोलिडेशन रेंज से निकल रहा है, और 2 दिनों से काफी अच्छी वॉल्यूम्स दिख रहे हैं लॉन्ग साइड में विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 1390 तक एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 1310 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एमएनएम पर बाय करिए, तो दूसरी कॉल एमएनएम पर आ जाती हुई। अच्छा, एक बार निफ्टी का हाई लेकर आइए, थोड़ा सिग्निफिकेंट है निफ्टी का हाई आज का, क्योंकि निफ्टी का जो आज का हाई है वो है 17,735, और जो सुबह हमने डिस्कस किया था लोअर लोज और लोअर हाईज, तो 17,735 आज 4 दिन के बाद निफ्टी ने एक एटलीस्ट हायर हाई बनाया है। जो कल का हाई था वो 17,709 था, आज का हाई 17,735। अब अगर निफ्टी हायर लो भी बना लेता है, कल का लो था 17,405, अगर हायर लो भी बना लेता है तो ये एक मार्केट में बहुत पावरफुल टूल होगा एक कंफर्म करने के लिए कि शॉर्ट कवरिंग इंटैक्ट है। सेम बैंक निफ्टी में भी आप ये देखिए, वो जो हमने चार्ट डिस्कस किया था, तो आज का हाई 4 दिन के बाद कल के हाई से बेटर है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का भी वो चार्ट लेकर आते हैं। ये बैंक निफ्टी की बात हुई थी कि हाईज और लोज, और आज का लो जो है वो कंफर्टेबली कल के हाई से ऊपर है। तो अब कल का लो भी प्रोटेक्ट होता है अगर, तो फिर वो एक अच्छी चीज होगी बैंक निफ्टी के लिए, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए सचिन, आपकी ट्रेड इस समय की? अभी जो मुझे लग रहा है यहाँ पर वेदांता पे ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, कोल इंडिया के रिजल्ट्स भी है, एंड जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील ने कल के सत्र में 700 का सपोर्ट मेंटेन किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाके एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। सो जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। ऑलरेडी एक मूव अनलॉक हुई है, थोड़ा सा पुल बैक पे लेने की सलाह होगी 714 713 के आसपास। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 707 पे। पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग ये 730 735 के लिए पोजीशन हो चुका है ऑन द हायर साइड, और इंट्राडे के लिहाज से 720-22 के आसपास के स्विंग भी बन सकते हैं। सो खरीदारी करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में। एक और व्यू दीजिएगा, मैं सुबह सुबह एक चार्ट को दिख रहा था, एस्ट्रल एट 2026 एट 2025, इसकी पोजीशन देखिए। आज ये कैंडल इनफैक्ट 3 एवरेजेस को इंक्लूड करके ट्रेड कर रही है, इनफैक्ट 3 क्यों 4। आपका व्यू एस्ट्रल पे कोई ट्रेड पॉसिबल लग रहा है यहां पर? सचिन, आपसे ही प्रश्न था एस्ट्रल पे ये। सॉरी जी, मुझे लग रहा है एस्ट्रल में इमीडिएट बेसिस पे तो एक बेस बिल्ड किया है 1950 के आसपास, एंड वहां से जो एक बाउंस बैक आया है मुझे लग रहा है 2060 तक ये एक्सटेंड होना चाहिए। ओवरऑल रेंज देखे तो 2100 से लेके 1950 की यहाँ पर एस्टैब्लिश है, तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ से लंबा होगा 1985 तक। एस्ट्रल में कल एक सस्ता ऑप्शन हमें सजेस्ट किया गया था शिल्पा राउत जी की तरफ से, 240 पर जो सस्ता ऑप्शन था, उन्होंने 70 रुपए में 2000 की कॉल पिक की थी एस्ट्रल की, और उनका टारगेट था करीब मेरे ख्याल से 100 रुपए के करीब का टारगेट था, वो टारगेट हिट हुआ उनका। तो ये एस्ट्रल में जबरदस्त मूव इस समय, और देखिए इतनी वॉलेटाइल मार्केट में भी हमारे एक्सपर्ट्स ऐसे स्टॉक्स ला रहे हैं जिनके टारगेट हिट हो रहे हैं। एक स्टॉक और लेकर आइए, कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स में एक थोड़ा सा अच्छा स्विंग आपको दिखाई दे रहा है। आप कुछ स्टॉक्स पिक करने की कोशिश करते हैं जहां पर थोड़ी सी आपको स्विंग दिखाई दे रही है। एमसीएक्स लेकर आइए, एमसीएक्स में थोड़ी सी स्विंग इस समय आपको दिखाई देगी, वहां पर एक अच्छा खासा मूव। और एक पीआई इंडस्ट्रीज, बहुत टाइम के बाद पीआई इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर आएगा। पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर आइए, ये देखिए स्टॉक इस समय करीब 1.5% ऊपर पीआई इंडस्ट्रीज, तो यहां पर भी एक मूव आता हुआ। चलिए सतपथा जी, आपकी मेरे ख्याल से हमने कोई ट्रेड ली नहीं है, कोई सिंगल, क्या होगा आपका पे? अनुज जी, थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है यहाँ पे। आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन पीडीलाइट। कल भी हमने देखा था लेट में यहाँ पे मोमेंटम अच्छा था, तो इनिशियल मोमेंटम सबड्यूड है, लेकिन मुझे लगता है क्लोजिंग तक यहाँ पे मोमेंटम आएगा। सो पीडीलाइट मेरा बाय रहेगा 2300 के ऊपर। मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग देगा, 2311 पे फ्यूचर में ट्रेड होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा करीबन 2280 का, 2290 का भी स्टॉप लॉस चलेगा, 2290 का। यहाँ पे जो टारगेट है मेरे हिसाब से यहाँ पे गैप बनाता है 2360 के आसपास, तो करंट लेवल से कम 50 से 60 रुपए का मूव मुझे लगता है पीडीलाइट में शॉर्ट कवरिंग में आएगा। पीडीलाइट आपके स्क्रीन पे 2310 पे, और एसआरएफ के नंबर्स देखिए, एसआरएफ इस स्पेस का लीडर है, वो अपने साथ साथ अगर आप देखें पूरे स्पेस को ड्राइव करता है। लुक एट यूपीएल नाउ, यूपीएल अगर आप देखें डे हाई की रेंज पे ट्रेड करता हुआ,
और यूपीएल अपने एक बड़े इंपॉर्टेंट क्लस्टर 755 से फाइट कर रहा है, जो 27 जनवरी की कैंडल का हाई भी है। राजेश पालवी जी जरा प्लीज यूपीएल को देखिएगा, टिपिकल फ्लैग, और आई थिंक उसका ब्रेकआउट शायद 756 के ऊपर ही हो, जो कि ऑलमोस्ट आप देखें स्क्रीन पे है। आपका व्यू, कोई ऑप्शन ट्रेड अगर इसमें पॉसिबल हो तो बताइएगा प्लीज। बिल्कुल वीरेंद्र जी, तो एक रेंज का ब्रेकआउट तो यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हमें लगता है अगर ये सस्टेन रहेगा आप 750 के ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 780 की तरफ आते हुए दिख सकता है। 760 का कॉल ऑप्शन फोकस में रखा जा सकता है, 23 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट बने ये 780 की तरफ बढ़ेगा, तो 760 का कॉल ऑप्शन 23 रुपए के आसपास बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे 18 रुपए का, टारगेट होना चाहिए 32 रुपए से 36 रुपए तक। कल निफ्टी आईटी की जितनी भी स्ट्रेंथ थी, आज थोड़ी सी नाम देखें सरेंडर कर दी, बिकॉज जो नेस्डेक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट रिवर्सल हुआ है ना, थोड़ा सा देखें आज इस स्पेस को बैकफुट पर रख रहा है, और ज्यादा पेन जो है वो इन्फोसिस में है इस वक्त। इन्फोसिस में एक ऑलमोस्ट एक कैंडल रिवर्सल प्रकार की स्थिति हो रही है, मतलब कल के प्राइस के एग्जैक्टली ऊपर खुला, काफी ऊपर खुला, और कल के लो को अब इस वक्त वॉलेट करने की कोशिश कर रहा है। खैर मैं भी अगर आप देखें इस पर कोई व्यू नहीं लूंगा, 400 पॉइंट निफ्टी आईटी इस वक्त नीचे ट्रेड करता हुआ। लेट्स सी अगर आप देखें बाजार कहां स्टेबलाइज होता है, फिर अगर आप देखें निफ्टी आईटी पे कोई कॉल लेंगे। एमएनएम एक बहुत क्लियर कट प्राइस परफॉर्मर बन के उभरा है। अच्छा राजेश पालवी जी, आपका ट्रेड मेरे ख्याल से रह गया, आपने यूपीएल पे कमेंट किया, आपका ट्रेड क्या होगा जिसको आप चीज करना चाहेंगे, स्पेशली अगर कोई ऑप्शन ट्रेड हो वो बताइएगा। तो वीरेंद्र जी, मेरा व्यू यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को बाय करने का रहेगा। एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से लोअर साइड से एक डिप लेके बाउंस दिया है, और कल के सेशन में भी देखें तो लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग एक्शन बना था। हमें लगता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का सेटअप थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए लग रहा है। हमें लगता है बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे मेंटेन रहेगा 40,250 40,300 के ऊपर, तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। तो एचडीएफसी बैंक पे बाय करने की सलाह। अभी फ्यूचर ट्रेड करे करीब 1,625 के आसपास, यहाँ पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 1660 1670 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1610 के आसपास। इसी में अगर ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड करना है तो यहाँ पे हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक का 1640 का कॉल ऑप्शन पे फोकस किया जा सकता है, जो कि ट्रेड कर रहा है 30 रुपए के आसपास। इसमें बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखे करीब 24 रुपए का, और अपसाइड का टारगेट 42-45 तक आते हुए दिख सकते हैं। एक काम करते हैं, अभी हम बसंत जी से ये भी बात करेंगे थोड़ी मार्केट की जो इसमें फेयर फैक्टर्स है उनको लेकर, लेकिन इससे पहले एक चार्ट लेकर आई संवर्धन मदरसन। एकदम से इस स्टॉक ने एक जंप लगाया, और अच्छा वाला एक कैंडल जो है मैं देख रहा था, एकदम से एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर आई है संवर्धन मदरसन पर। गाबा जी कोई व्यू यहाँ पर? एफएनओ का स्टॉक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है स्टॉक। इनफैक्ट जो सेटअप है हम हाई टाइम पे वीकली चार्ट पर, वो तो बढ़िया है, और ब्रेकआउट की जगह पर है, और ब्रेकआउट लगता है मिल जाएगा मदरसन में। ट्रेड करें 74 पर। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। नियर टर्म टारगेट वक्त लगेगा उसके लिए, वो करीब 85-90 के हैं। तो मुझे लगता है यहां से एक अप पॉसिबल है, और स्टॉप होगा 73 का फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अदरवाइज 71 का स्टॉप लगा चले तो इसको 5-7 2-4 हफ्तों के लिए भी खेल सकते हैं। मदरसन यस, बॉटम आउट आई थिंक कैंडिडेट। ओके, बॉटम आउट कैंडिडेट। चलिए अब एक काम करते हैं, बसंत महेश्वरी जी को जोड़ लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और काफी आर्टिकुलेट स्पीकर हैं। बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी के नाम से उनकी कंपनी है। बसंत जी गुड मॉर्निंग। और काफी वोकल भी हैं बसंत जी ऑफ लेट, खासतौर से सोशल मीडिया पर, और उनके यूट्यूब वीडियोस जो हैं उस पर जबरदस्त हिट्स आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक हिट्स हमको भी मिल जाए, और थोड़ी सी हम भी आपसे बात कर लें। बसंत जी, तो पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप अदानी ग्रुप पर इतना वोकल है, आपका क्या व्यू है, अल्टीमेट एंड गेम क्या है यहाँ पर? क्योंकि स्टॉक जो है अभी भी एफक्यू प्राइस के नीचे है, तो अगर भरेगा QIB तो उसको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, कि मैं ओपन मार्केट से क्यों नहीं लिया, उसमें QIB FPU में क्यों खरीदा। आपका क्या व्यू है? अनुज, पहले मेरा कंप्लीट डिस्क्लेमर, मेरा लेना देना कुछ नहीं है अदानी ग्रुप से। ना मैं उनसे मिला हूं, ना मेरे पास उनके शेयर है, ना मैं शॉर्ट हूं, ना मैं लॉन्ग हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं एक आम निवेशक की तरह, एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह जो 30 साल से बाजार में हूं। मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा मार्केट है, और कोई भी ऐसी सिचुएशन जो मेरे मार्केट को डिस्टर्ब करे, डिस्टेबलाइज करे, कोई भी करे, मैं करूं, आप करें, हिडनबर्ग करे, फलाना करे, ढिमका करे, उससे मुझे चिंता होती है।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अडानी ग्रुप के लिए मैंने भी यूट्यूब पे जो वीडियो निकाला था, मुझे ये लगता है ये मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक मतलब करो या मरो, जिसको हमने हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डू और डाई। और वो ऐसा कि जब भी कोई ग्रुप बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, तो सारी दुनिया उसको देखती रहती है देखती रहती है देखती रहती है। लोन लेकर ही आप बढ़ सकते हो अगर आपको स्पीड से बढ़ना है। तो कोई भी छोटा से बड़ा ग्रुप बना है वो लेवरेज से ही बनता है, बिना लेवरेज कोई बड़ा नहीं बन सकता है। अब जब वो डीलेवरेजिंग का समय आता है तो अगेन मेरा डिस्क्लेमर, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। तो सारे जो अगल बगल से जो लोग देखते हैं बोलते हैं इसको डीलेवरेज तो नहीं करने दिया जाएगा। 2008 में भी आपने देखा था, यही हुआ था जब आर पावर ग्रुप के साथ हुआ था, जब वो डीलेवरेजिंग पे एकदम कगार पे पहुंचे थे, उनका 2 आईपीओ निकल जाता तो वो ग्रुप आज रहता। तो जब डीलेवरेजिंग का सिचुएशन आता है तो उस समय ये नॉर्मल है, इंडिया में स्पेशली, दुनिया में तो इतना कंट्रोल नहीं रहता है, नॉर्मल है। अच्छा, डीलेवरेजिंग कर पाए नहीं कर पाए मेरे पर आपको क्या लेना अनुज, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर एक सिस्टमिक रिस्क क्रिएट होता है तो हर आदमी को प्रॉब्लम है। अब मेरा स्टेट बैंक अगर गिरता है, अगर आईसीआईसीआई बैंक गिरता है, मेरे पास नहीं है, रिकमेंडेशन भी नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है कि भाई इसकी सिस्टमिक रिस्क कहां तक जाएगी। और आप अगर बोलेंगे कि भाई चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कंपनी जाती है तो क्या फर्क है, नहीं हुआ एफपीओ नहीं हुआ, लेकिन एफपीओ नहीं हुआ, एक कहावत है अंग्रेजी, मॉर्निंग शोज द डे। अगर अभी एफपीओ नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता 2-4-6 महीना, 2-4-6 महीना तो मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज टीवी पे है और हमको कोई फॉरवर्ड लुकिंग नहीं बोलना है, पर मुझे लगता है फिर वो बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहां से ये आएगी कि सिस्टमिक रिस्क जो क्रिएट होता है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अच्छा अगर आप बोलेंगे कोई रिस्क नहीं है, एक कंपनी घट गई 20% तो क्या रिस्क है, तो पिछले हफ्ते सारी दुनिया जश्न मना रही थी, सारे मार्केट्स ऊपर थे, हांगकांग ऊपर था, जापान ऊपर था, अमेरिका ऊपर था, हम नीचे गिर रहे थे। अच्छा, जो शेयर बेच रहे हैं बैंकों के, वो क्यों बेच रहे हो भाई? अगर सिस्टमिक रिस्क नहीं है तो क्यों स्टेट बैंक गिर रहा है, क्यों आईसीआईसीआई बैंक गिर रहा है, क्यों निफ्टी नीचे जा रहा है? अब मार्जिन कॉल ये वो ये सब चलता रहता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये डू और डाई का सिचुएशन है। आज शाम तक पता चल जाएगा, लेकिन जिस फ्लेवर से एफपीओ को भरना चाहिए वो देखना पड़ेगा कि पार्टिसिपेशन कहां से आया है। सेकेंडली, आपका जो क्वेश्चन है कि अगर 2900 का भाव है तो 3100 में कौन डालेगा? अनुज, आपको भी पता है कि अगर मुझे 1 करोड़ शेयर लेना है इस बाजार से तो 1 करोड़ शेयर तो मुझे 2900 में मिलेगा नहीं। मैं नहीं बोल रहा मैं ले रहा हूं या हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफिकेशन हो जाते हैं कि मुझे इतना वॉल्यूम चाहिए था, इतना वॉल्यूम मुझे 2900 पे नहीं मिलता, मुझे 3000 पे मिलता। ब्लॉक तो प्रीमियम पे होता ही है ना बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेने की दूसरी बात है। नहीं, वो बात मैं समझ गया आपकी। रिटेल नहीं भरेगा क्योंकि रिटेल को तो चलो जितनी क्वांटिटी चाहिए मिल जाएगी ओपन मार्केट से। क्यूआईबी को अगर चाहिए 4000 करोड़ तो 4000 करोड़ ओपन मार्केट से तो नहीं मिलेगा, तो वो फिर भी एक बार के लिए जस्टिफाई कर सकते हैं, इवन दो जस्टिफाई करना टफ होगा अगर इतना डिफरेंशियल होगा फिर भी स्टॉक प्राइस में, क्योंकि वरना आप ओपन मार्केट से दीजिए ना, चलिए सर्किट लगेगा, मैक्सिमम क्या होगा, ओपन मार्केट से जितना मिल सकता है उतना तो दीजिए कम से कम, चलो फ्लोट कम है, लेकिन वो बात मैं आपकी फिर भी समझ गया। लेकिन आपका क्या व्यू है? आप थोड़ा सा एक जो बात कह रहे थे सिस्टमिक रिस्क, क्योंकि मार्केट को यहां पर यही लग रहा है कि सिस्टमिक रिस्क है कि नहीं है। एक जो अदानी ग्रुप से एक बड़ी क्लैरिफिकेशन आई थी, वो आई थी उनकी डेट को लेकर कि इंडियन डेट कितनी है, मेरे ख्याल से करीब करीब $10 बिलियन के करीब का उन्होंने एक नंबर बोला था, और वो उन्होंने बोला था कि पूरा का जो एसेट से बैक्ड है और इतना हम एबिटा जनरेट कर रहे हैं। वो क्लैरिफिकेशन काफी है कि मार्केट के लिए, या आपको लग रहा है यहां पे कुछ ना कुछ ब्लैक होल तो है, जो वरना इस तरीके से स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, इस तरीके से बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट क्यों गिर रहा है? देखिए, भाव जो है ना वो बहुत कुछ बताता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऐसे ही स्टॉक गिर रहे हैं, ये गलत बात है। अब प्रॉब्लम है जब आप, जैसे हम लोग बैंकिंग कंपनी देखते हैं ना, तो हम एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी देखते हैं। इनके पास एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म यील्डिंग एसेट है। बॉम्बे एयरपोर्ट का पैसा बनाएंगे अगले 10 साल में, लेकिन एयरपोर्ट खरीदने का पैसा अभी दिया। अंबुजा पैसा बनाएंगे, लेकिन ग्रुप को क्या फायदा है अनुज? ग्रुप को जब ही फायदा होगा जब अंबुजा डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। डिविडेंड डिक्लेयर करेगा साल भर बाद जब हिसाब किताब होगा, लेकिन डेट अभी चुकाना है। तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच के एंगल से आप देखेंगे तो डेट सिचुएशन टफ है, ग्रेव है, तभी एफपीओ कर रहे हैं, तभी रुपया रेस कर रहे हैं, और तभी ये चेकमेट करने की चेष्टा हो रही है। अब चेकमेट का वर्ड ये मत लीजिएगा मैं किसी का फेवर कर रहा हूं, मैं सिनारियो बिल्डिंग कर रहा हूं। अब क्रिकेट कमेंट्री देखते हो तो हर्षा भोगले अगर बोल रहे हैं कि डेल स्टेन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, डजंट मीन कि उसे डेल स्टेन अच्छा लगता और जहीर खान अच्छा नहीं लगता है। तो तभी बिकॉज एसेट लायबिलिटी मिसमैच में आप किसी को ट्रैप कर सकते हो, और वो हो रहा है, और ये नॉर्मल है, बिजनेस में तो होता है ये सब। लेकिन अगर डेट की बात है, डेट, मेरे पास एसेट है 6 लाख करोड़ के और मेरे पास डेट है 2 लाख करोड़ के, लेकिन मेरे एसेट अगर 2 साल बाद पैसा देंगे
तो डेट की ईएमआई, डेट की सर्विसिंग, डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट आज होगा। तो इसीलिए मुझे वो एसेट को डेट में कन्वर्ट करना तो कैसे भी पड़ेगा, या तो एसेट सेल ऑफ होगा। एसेट सेल ऑफ ही हो रहा है ना, अगर मैं एफपीओ निकाल रहा हूं तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी तो कम ही कर रहा है ना, बिकॉज वो सेल ऑफ कर रहा है एसेट। अब एसेट नहीं बेच रहा है बट कंपनी की हिस्सेदारी तो बेच रही है। तो ये बहुत ही मेक और ब्रेक है। अगर ये डाइल्यूशन नहीं होता है, अगर ये फंड रेज नहीं होता है, तो ये ग्रुप का ग्रोथ जो है नेक्स्ट 1-2 साल तक मुझे लगता है बहुत रुक जाएगा और एक बार ये शेल में आ जाएगा। और वो उन्होंने शायद स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर एफपीओ नहीं जाएगा तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या कुछ भी। तो उस एंगल से देखना चाहिए। नहीं तो फिर बसंत जी बात वही है फिर अल्टीमेटली आके कि जो हिंडनबर्ग ने भी जो रिसर्च करी है उसके बाद दोनों तरफ से ऑब्वियसली काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। आपका खुद का क्या व्यू बन रहा है? आपको लग रहा है कि ये एक सेंटीमेंट इतना खराब हो गया इसकी वजह से ये सारा इंपैक्ट आ रहा है, या वाकई में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से मार्केट इतना पैनिक में है? ये पहली बार है, भाव तो सब कुछ बताता है। 100 का रिपोर्ट बनाया है तो मैं नहीं बोलूंगा कि 100 पन्ना ही गलत होगा, लेकिन इंटेंशनल भी है कुछ। अब मैंने शॉर्ट के, अगर हिंडनबर्ग शॉर्ट नहीं करता तो मैं बोलता वाह क्या बात किया। और इंडियन एजेंसीज को बनानी चाहिए कि रिपोर्ट मेरे हिसाब से, व्हाई डू वी नीड एन अमेरिकन एजेंसी टू फिगर आउट व्हाट एन इंडियन कंपनी इज डूइंग। मतलब इंडियन एजेंसीज क्या कर रही थी? अगर रिपोर्ट बनाना था तो हमारे ईडी, हमारे सीबीआई उनको करना चाहिए था। अब ठीक है, अब हिंडनबर्ग में कौन है, किसका पैसा लगा है, कोई बोलते हैं कि ग्लोबल स्पेकुलेटर है जिसने ब्रिटिश पाउंड की कमर तोड़ी थी आज से 20-30 साल पहले, वो इन्वॉल्व है। अब नाम में नहीं लूंगा बिकॉज हम चैनल पे ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, बट मैं किसी का साइड नहीं ले रहा। हिंडनबर्ग में रिपोर्ट बनाया, हाँ भाई ठीक है, रिपोर्ट तो बनाया। अब देखिए टेक्निकली और लीगैलिटी में क्या बोलेंगे भाई, रूल ऑफ लॉ कोर्ट में नहीं हुआ। अब क्योंकि हिंडनबर्ग अमेरिकन फर्म है, बड़ी फर्म है, उसने 7 समुंदर पार से रिपोर्ट बना दिया, इसलिए हम बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको आके चैनल पे बोलता कि नहीं ये गड़बड़, आप बोलते छोटे बदन की कोई और बात करते हैं अपने। तो लीगैलिटी में हिंडनबर्ग बनाए या मैं बनाऊं या आप बनाए, इट्स द सेम, इट हैज टू बी टेस्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एंड आई वुड हैव लाइक्ड इंडियन एजेंसीज टू डू दिस। अब इंडियन एजेंसी कब इसको लेंगे तभी हमें पता चलेगा, बिकॉज इंडियन कोर्ट इस पर डील करती है। लेकिन हिंडनबर्ग शॉर्ट है तो रिपोर्ट शायद सही गलत कुछ भी बात हो, बट वो कंप्लीटली, जैसे मैं कोई स्टॉक आपको बोलूंगा कि मुझे या अनुज मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ लेकर आया हूँ और आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, तो मुझे तो रेकमेंड कर रहा हूँ, तो एक इंटरेस्ट होता है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट है। दिस डजंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द रिपोर्ट, बट दिस डजंट गिव देम एनी एडिशनल पॉइंट्स फॉर द रिपोर्ट आल्सो। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट तो फंड मैनेजर का भी होता है ना, जो लॉन्ग होता है उसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, शॉर्ट वाले का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। और अगर डेविल्स एडवोकेट प्ले किया जाए तो उसमें कई लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग उनकी उन्होंने जानबूझ के एफपीओ से पहले लाई। अगर वो शॉर्ट है तो ऑब्वियसली वो उसी टाइम पे लाएंगे ना जिसमें सबसे ज्यादा पेन आएगी। लव एंड वॉर अनुज, और ये तो वॉर है अभी, लव एंड वॉर वाली बात है, तो क्यों नहीं है? अब उससे शॉर्ट है, शॉर्ट कर दिया, बता दिया, रिपोर्ट निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट वो रिपोर्ट के ऊपर चर्चा तो इतनी हो चुकी है, फ्रैंकली मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूं उस पर डिस्कशन, बट मेरा उतनी एक्सपर्टीज नहीं है पॉइंट बाय पॉइंट जाकर कि कौन विनोद अडानी ने क्या किया, किसने नहीं किया, और इसलिए मैं पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं। और फिर आप कॉफी पे बुलाएंगे तो अपने डिस्कस कर लेंगे कभी। चलिए ठीक है, या तो आप आ जाइए, मैं आ जाऊंगा आपसे बात करने, वो बात कर लेंगे हम। लेकिन अच्छा, तो ये इसमें फिर आपके हिसाब से आपकी गट फीलिंग क्या है, एंड गेम क्या है? क्योंकि आज एफपीओ बंद होना है, तो लोगों के ध्यान में सवाल ये है कि क्या प्राइस चेंज किए बिना एफपीओ पूरा भरेगा? क्या उनके पास इतनी कमिटमेंट होंगी, या फिर उनको प्राइस चेंज करना पड़ेगा, या एफपीओ को डिवॉल्व करना पड़ेगा? आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है बसंत जी? आपने इतने साइकिल्स देखे मार्केट में। मैं समझा अनुज आपकी बात। प्राइस चेंज करना मतलब हार मान लेना है। और अगेन आई एम नॉट टेकिंग साइड्स। मैं बताता हूं, चलो आज अडानी ग्रुप बोलता है कि भाई हम 3100 लीजिए, हमें आप 300 रुपए दे दो तो भी हम शेयर दे देंगे। आप स्क्रीन पे अगर बाहर होंगे ना, आप 2 सेकंड में भाग जाएंगे, बोलेंगे मेरे को क्यों लेना 2700, 2500, 2000, 1500, 1000, 700, 800, मैं 300 में ही लूंगा। तो प्राइस नीचे तो आ नहीं सकता है, बिकॉज अगर प्राइस ही नीचे जाएंगे तो भाव उसी स्पीड से सर्किट मार मार के नीचे आएगा। इसलिए तो आप फ्रंट फुट प्ले ही कर सकती है कंपनी कि प्राइस में ऊपर रखूंगा और ट्राई करूंगा इसको किस ढंग से जुगाड़ कर लूं। बट जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था इसका कि मैं एक वाइडर पार्टिसिपेशन करूं, वो अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा तो कंप्लीट सेफ्टी नहीं है ग्रुप को। बिकॉज इंस्टीट्यूशन से पैसा तो ऑलरेडी मिल रहा था, पहले रेज ही हो रहा था, बाहर से पैसा आ ही रहा था, इसमें मॉरिशस से, इधर से उधर से, अब एंटिटीज तो आ ही रही थी, पीछे भी बात हुई थी। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि मैं रिटेल पार्टिसिपेशन करूं इस शेयर का। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा, मुझे लगता है देयर इज नो सेफ्टी।
और रिटेल पार्टिसिपेशन तो होएगा नहीं, बिकॉज 3100 का अगर प्राइस है, आज समझिए भाव बढ़ भी जाता है, 3300 भी हो जाता है, तो इतना दहशत बना दिया गया रिटेल के दिमाग में, उसको मैं बोलता हूँ 4000 का भाव ना तब भी 3100 में कोई पैसा नहीं लगाएगा, बिकॉज देयर इज सो मच फियर फैक्टर सर्कुलेटिंग अराउंड। लेकिन अरुण सॉरी, मुझे एक चीज पक्की पता है, रिटेल का पार्टिसिपेशन हो या नहीं, इंटरेस्ट बहुत है, मतलब इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं तो मजाक में यूट्यूब में स्टार्ट किया था करना, मतलब 3,000 5,000 10,000 कमेंट आ जाते हैं एक वीडियो के ऊपर, विच मींस एवरीबडी इज लुकिंग एट इट एंशियसली कि भाई अब ये लड़ाई कहां जाएगी। लेकिन आज शाम को अगर कंप्लीट होता है, राम का शाम है, शाम का पैसा है, राम का पैसा है। दूसरी बात है, कैरेक्टर एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स विल डिसाइड। कैरेक्टर डजंट मीन कि ये पैसा कहां से आ रहा है, इट मींस बल्क पैसा आ रहा है, ये रिटेल आ रहा है। मुझे लगता नहीं रिटेल आएगा, बल्क पैसा आएगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी डेफर हुई है, सॉल्व नहीं। इशू एक्चुअली इशू पता क्या इशू बसंत जी यही आ रहा है, जो मेरी बात हो रही थी कई लोगों से। अच्छा रिटेल को क्या है, देखो रिटेल को फ्रैंकली स्पीकिंग, रिटेल क्या मैं तो कहता हूँ कई बहुत एचएनआईज को नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो तो भाव, वो जो सेंटीमेंट है वो भाव डिसाइड करता है। अगर यही प्राइस 4000 हो गया होता तो सब आराम से भाग भाग के 3200 पे भर रहे होते। अभी 2500-2600 हो गया, तो मार्केट में जैसा आपने कहा कि आपके एक वीडियो में आपने कहा था कि स्टॉक मार्केट इकलौता मार्केट है जहां पे जब भाव गिरता है तो लोग उल्टा बेचते हैं, बाकी मार्केट में आप सब्जी लेने जाएं या अमेजोन पर जाएं तो अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो आप खरीदते हैं। तो रिटेल का तो सेंटीमेंट समझ में आ गया। मेरा सवाल क्यूआईबीज को लेकर है, क्योंकि अगर क्यूआईबीज इसमें लेते हैं स्टॉक में और उसके बाद, और खासतौर से जो एंकर्स हैं, एंकर्स ने तो 3200 3250 पे डाल दिया और उनका 6 महीने के लिए लॉक इन हो गया, तो उनको कहीं ना कहीं तो एक ये लगेगा ना, अगर इस स्टॉक को वो रेट, वो पी फैक्टर या वो वैल्यूएशन नहीं मिली जो अब तक मिल रही थी, जो कि एक रिस्क है स्टॉक के लिए, तो आगे जाके अगर ये एक बार सेल थ्रू भी हो जाए तो भी एक आगे जाके प्राइस अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क रहेगा अदानी ग्रुप को लेकर, या आपको लग रहा है कि अगर ये सेल थ्रू हो गया तो उसके बाद अगर डिसेंट क्वालिटी के इन्वेस्टर्स कैसे भी करके आ गए तो उसके बाद वापस अगर सेंटिमेंट चेंज हुआ तो वापस प्राइस भी चेंज हो जाएगा? जब तक सेंटिमेंट चेंज नहीं होगा अडानी ग्रुप का प्राइस में प्रेशर रहेगा। अगर वन वर्ड आंसर मांगेंगे तो ये नहीं है कि जहां एफपीओ कंप्लीट हो गया भाव 4000 जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है स्टॉक जो है एफपीओ कंप्लीट होने के बाद भी कोई बहुत बड़ी रैली दिखाएगा। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जिसे लेना है ले ले, एसेट्स कुछ भी हो, इसके पास एयरपोर्ट हो, इसके पास कुछ भी हो, लेकिन जो सेंटिमेंट है ना वो डिसाइड करता है। अनुज, हमारे पास एक स्टॉक है अमेरिका में, सबको पता है, टेस्ला, वो $250 से मार मार के 8 हफ्ते में $100 कर दिया। $100 हुआ तो लोग बोलते थे 40 जाएगा, 60 जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, अब वापिस $170 हो गया, ऑल इन अ मैटर ऑफ 4-5-6 वीक्स। तो अगर 70% कंपनी के भाव बढ़ते हैं और 70% भाव घटते हैं 6-6 हफ्तों में, तो कौन सी एनालिसिस है, कौन सी फंडामेंटल है, कौन सा कैश फ्लो है, कौन सा एसेट है, सब सेंटिमेंट है। और जैसे बोलते हैं सब यहां सब भाव के खिलाड़ी है, हम भी उसमें हैं। प्रश्न आपसे पूछूंगा, मान लीजिए ईश्वरी ना करे कि ये इस एफपी को एक सुखद अंत ना हो, अगर तो बैंक्स जो डैमेज हुए हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट में सीवियर डैमेज है, तो आपका व्यू क्या होगा? बैंक्स में कितना डाउनसाइड खुल जाएगा इस इंसिडेंट के चलते? देखिए, अगर एफपीओ नहीं हुआ तो कंपनी को बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज लाइक, अगर मैं एनालॉजी यूज करूं तो कंपनी के लिए शायद पांव की हड्डी टूट गई, बैंक के लिए वो गिरे और उनके पांव में मोच पड़ गई। अगर ये कंपनी की बड़ी प्रॉब्लम आती है तो सूनर और लेटर बैंक्स को प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप बोलेंगे 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद नोबडी केयर्स, सब ठीक हो जाएगा, ये सब सिस्टमिक रिस्क है। 2008 सितंबर में हमें नहीं पता था 2008 अक्टूबर तक क्या होगा, बट 2009 सितंबर तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि लाइफ मूव्स ऑन। कैपिटलिज्म का एक फंडा है कि द फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो अगर 1 साल का व्यू है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो अच्छे शेयर ले रहे हैं लीजिए और चुप से बैठ जाइए। लेकिन अगर 3 महीने का व्यू है, 6 महीने का व्यू है, एक ओवर क्लाउडिंग का व्यू है कि भाई होगा क्या होगा, तब तो सबकी पिटाई होगी। मतलब बैंक से ना तो कंज्यूमर स्टॉक करने लग जाएंगे, क्योंकि वहां पे इसका एफपीओ नहीं हुआ, क्योंकि बैंक गिर गया, तो मार्जिन का गेम है ना। मेरा अगर एसबीआई में कोई सौदा चल रहा है, मेरे को ब्रोकर को पैसा देना है, मैं तो यही बोलूंगा ना, मेरे यहाँ 200 नेस्ले बेच दो और तो हिसाब बराबर कर। तो रिजल्ट क्रॉस फायरिंग है। अगर सड़क पे गोलियां चल रही है, 2 गुट के बीच में आप साइड में खड़े हो, आपको गोली शायद नहीं लगे, लेकिन एक तो कांच के टुकड़े, शीशे के टुकड़े तो आते हैं ना सर पे, तो वो हिसाब से देखना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में सारा इंपैक्टेड होगा, सिस्टमिक रिस्क का डर है, बट रिस्क तो बहुत देखा है दुनिया ने। अगर आप 1 ईयर व्यू लेंगे, 2 ईयर व्यू लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होना है होने दीजिए। लेकिन वो 1-2 साल में मिशअप्स बहुत हो जाते हैं। 2008 हमने देखा, हमने हर वक्त देखा कि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बहुत फर्क होता है। बोलने की बात है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी भी हर शॉर्ट टर्म प्राइस को मॉनिटर करते हैं।
Absolutely. बिल्कुल वसंत जी, बिल्कुल ये जैसे कहे ना आपने एकदम बहुत लोग आते हैं टीवी पर आके ज्ञान देते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म और भाव हल्का सा गिरता है तो पैनिक हो जाते हैं या फिर वो सब ट्रेडिंग में करते हैं वो। चाहूंगा मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे 2008 में तो 1 सेकंड में बोल के निकल गया। मुझे याद है मैंने 2008 सितंबर कैसे निकाला। रोज सुबह उठता था कौन उठ गया उसको फोन कर मेरे को क्या लग रहा है, लगता किसी को नहीं था, लेकिन एक बात करने से लगता था अंदर मन का डर निकल रहा है। तो 1929 और 2000 एंड 2008 एंड 2020 ये ऐसे निकल जाती है बातें, लेकिन जब उसके थ्रू लिव करते हो तो 24 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड वो निकालना मुश्किल होता है। तो मैं आपको मजे से बोल दिया 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता अडानी ग्रुप का एफपीओ हो या नहीं हो, बट वो जब सिचुएशन क्रिएट होती है उसके रिजल्टेंट इंपैक्ट बहुत होते हैं। वसंत जी शुक्रिया, अपने इस लहजे में आपने जो बात की और मजा आता है आपसे इस तरह से बात करके, एकदम फ्रैंक ओपिनियन आपका। और बिल्कुल जो आपने बोला कि एकदम आपका जैसे कहते हैं टीवी पर व्यू और रियल लाइफ में व्यू सेम है, तो उस चीज के लिए शुक्रिया। मतलब ये कोई कई बार होता है कि नहीं हम तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के, हमको फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सबको पड़ता है जैसा बसंत जी ने कहा। बहुत फर्क पड़ता है, भाव घटता है बहुत खराब हो जाता है। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। ये कहानी अभी ऑफकोर्स चलेगी और आज देखेंगे शाम तक क्या माहौल बनता है, क्या मूड माहौल बनता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सारा का सारा मामला जो है वो मूड माहौल और सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और सेंटिमेंट देखिए मार्केट में फिर से इस समय वीरो डिक्लाइन, निफ्टी अब 82 पॉइंट नीचे। अच्छा आज निफ्टी को नीचे लेकर आ रहा है आईटी, और मुझे लग रहा है नैस्डैक में जो डिक्लाइन आई और थोड़े से टेक महिंद्रा के नंबर्स का शायद इंपैक्ट रहा होगा, लेकिन एक बार आईटी इंडेक्स लेकर आइए आप, और टेक महिंद्रा इस समय टॉप लूजर। अब आईटी इंडेक्स हमने जो बात की थी कि नैस्डैक और आईटी इंडेक्स दोनों मेक और ब्रेक लेवल पर है, क्योंकि डबल टॉप नेगेट करना दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और हालांकि 200 मूविंग एवरेज कभी भी ऊपर है, लेकिन देख लेते हैं ये सिर्फ क्रिटिकल डे से पहले का था। हाँ क्रिटिकल डे से पहले का थोड़ा सा एक कंफ्यूजन, थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट में इस समय, लेकिन वीडियो को 4 का चौका स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। जी हाँ 4 का चौका लेते हैं, काम करते हैं। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा मार्केट इस वक्त दिन के सबसे निचले स्तर पर है। 4 का चौका के ट्रेड आपकी स्क्रीन पे आएंगे। चलते हैं पहले सस्ता ऑप्शन के लिए राजेश पालवे जी के पास। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं सस्ता ऑप्शन? तो वीरेन जी एचएल पे नजर है। एचएल में देखें तो एक करेक्शन के बाद अब ये जिस तरीके से लास्ट सेशन में और करंट सेशन में आज के सेशन में एक अच्छा मूव यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 2600 के कॉल पे फोकस करना चाहिए एचएल के। ये स्टॉक बजट के पहले जिस तरीके से वापस इसमें बाइंग बनी, तो कुछ ना कुछ तो डिफेंस सेक्टर के लिए ऑलमोस्ट रहेगा बजट में। और ये स्टॉक जो आज का मोमेंटम दिखा रहा है, ये दिखाता है क्लियरली स्टॉक 2650 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। 2600 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 105 रुपए से 115 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 60 रुपए के आसपास। तो 2600 का एचएल का कॉल बाय करने की सलाह है। ओके, एचएएल काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है बजट से ठीक पहले, थोड़ी यहाँ पर बाइंग। एफएनओ सुपरस्टार मेरे ख्याल सचिन दे रहे हैं आज। सचिन अनुज जी यहाँ पर ध्यान ऑलरेडी एचएल पे था, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर वेदांता की का भी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 7 दिनों से इसी पर्टिकुलर रेंज में इसने ऑस्किलेट किया है, 330 ऑन द हायर साइड, 320 ऑन द लोअर साइड, एंड एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन आई थिंक कल के सत्र में एस्टैब्लिश हो चुका है। एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी 330 के ऊपर, उसके वजह से मुझे लग रहा है काफी तेज मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में बनना चाहिए। तो यहाँ पर वेदांता के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से इमीडिएट स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 325 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखनी है। इंट्राडे के लिहाज से ये ब्रेकआउट अगर एस्टैब्लिश हो जाता है 330 के ऊपर, तो 338 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 345 तक ये पर्टिकुलर स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो, राइड कर सकते हो इस मोमेंटम को। तो खरीदारी करनी है वेदांता के फ्यूचर्स में। ओके, वेदांता फ्यूचर्स है आपकी स्क्रीन पे से बाय। तो यहाँ पर 2 ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। सस्ता ऑप्शन एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी महिंद्रा को पिक करूंगा। मुझे लगता है ऑटो में यहाँ पे जो हमने बात की थी महिंद्रा की, जब आपने पूछा था 1350 का वो रेजिस्टेंस जिसका मैंने जिक्र किया था, एट प्रेजेंट इट इज एट 1355। तो दैट शोज कि यहाँ इनिशियल वोलेटिलिटी के बाद M&M इज रेडी फॉर अ शॉर्ट कवरिंग, जिसका टारगेट होगा करीबन अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें तो 1380 पहला पड़ा रहेगा, लेकिन 1400 को टेस्ट करेगा। सो M&M बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1335 का।
1335 का अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा एमएनएम। वाकई अगर आप देखें चार्ट के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्लेस था ये स्टॉक और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त लगभग 1347 पे। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जी के पास है। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज मिड कैप फंडा में? गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी। आज हमारा स्टॉक ऑटो स्पेस से ही है, हमारा राजा बैटरीज। इसमें हमारा टारगेट 819 का है और रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। वॉल्यूम्स इंप्रूवमेंट दिखाया ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल दोनों सेगमेंट में। ओईएम में ऑफटेक थोड़ा वीक था बट वी एक्सपेक्ट कि वो इंप्रूव होगा और कंपनी की जो मल्टी गीगावाट फैसिलिटी है इट इज ऑल्सो वर्क इज ऑल्सो गोइंग ऑन और नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में ये ऑनलाइन हो जाएगी और 3 व्हीलर्स ईवी सेगमेंट में ऑलरेडी इनकी जो बैटरी सप्लाई है उसमें पिकअप हमको देखने को मिला है और 12% अर्निंग्स ग्रोथ के साथ नेक्स्ट 2 ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। सो 819 के साथ बाय कर सकते हैं हमारा राजा बैटरीज। ओके, हमारा जो बैटरीज अगर आप देखें तो आपका बाय है और आपकी स्क्रीन पे मैं चार के चौका के जो चारों के चारों ट्रेड्स थे वो रख देता हूं एक एक करके। हमने शुरुआत की थी आज राजेश पालिया जी के सस्ता ऑप्शन के ट्रेड से। एचएल क्लोजर टू बजट, एचएल की 2600 की कॉल एट द रेट 8780 आपको बाय करनी है। 105-115 का लक्ष्य है, 60 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद हम गए थे सचिदानंद उपटेकर जी के पास और इनका ट्रेड था आज वेदांता फ्यूचर्स बाय। टारगेट 338345 330 के जोन में ट्रेड करता हुआ 325 का स्टॉप लॉस है। राजेश शतपथी जी ने आज चार्ट का चमत्कार में पिक किया। एमएनएम यहाँ पे स्ट्रेंथ है और ये शिवांगी का भी ट्रेड था मेरे ख्याल से और करीब 1347 पे 1380 1400 के लक्ष्य के लिए। और नरेंद्र सोलंकी जी ने यहाँ पे पिक किया हमारे बैटरीज मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 564 के जोन में आपको इसको लेना है। अभी बसंत जी जब जुड़े थे तो बात कर रहे थे शीशे टूट रहे हैं, कांच छटक रहा है। छटका तो आज भी है कांच, मार्केट से डे लो लेकिन 17,593 ज्यादा पिंग जो आ रहा है निफ्टी आईटी से आ रहा है आपकी स्क्रीन पर 440 अंक नीचे। सचिन में जाते जाते क्योंकि हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, अभी आईटी में कोई ट्रेड नजर आ रहा है? मैं कुछ देर पहले इन्फोसिस को पिक किया था, अभी आईटी में आपको कोई ट्रेड नजर आ रहा है? आज के इस प्री इवेंट थोड़ी सी अगर आप देखें जो पैनिक टाइप का है, घबराहट है, उसको प्ले करने के लिए देखिए यहाँ पर आई थिंक 2-3 आईटी स्टॉक्स हमारे रेडार पे है जिसमें से एम्फेसिस का भी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। कोफोर्ज में एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन्ड है तो इमीडिएट बेसिस में तो मुझे लग रहा है कोफोर्ज एक अच्छे सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। लगभग अराउंड 4250 के आसपास मुझे लग रहा है खरीदारी जरूर करनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड 4400 के ब्रेकआउट की उम्मीद ज्यादा है। पोजिशनली यहाँ पर 4560 तक का एक पैटर्न टारगेट अवेलेबल है। तो एक अच्छा मौका है जहां पर ये स्टॉक वापस अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 4205 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड आई थिंक ये जो लेवल है 4270 से 4250 का एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन है। आपकी स्क्रीन पर देखें कोफोर्ज, याद रखिएगा कोफोर्ज एक बहुत अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक रहा है बीते लगभग 15 दिन में। अब एक काम करते हैं, मार्केट्स वाकई अगर आप देखें दिल की निचली ट्रेजेक्टरी में है 17,580, लेकिन स्टॉक ऑफ द डे आज क्या है आइए जानने के लिए समझने के चलते हैं यतिन के पास। यतिन गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए आज के स्टॉक्स ऑफ द डे हम कहें तो ज्यादातर आपको रिजल्ट रिएक्शन बाजार में होते हुए दिखाई देंगे और काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रिएक्शन आपने बीपीसीएल एसआरएफ के शेयर्स में देखा है। बीपीसीएल की बात करें तो नतीजों से बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। 1600 करोड़ का मुनाफा एक्सपेक्टेड था, उसके बदले 1950 करोड़ के ऊपर का मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ा है और जीआरएम जो $15 प्रति बैरल एक्सपेक्टेड थे उसके बदले $15.5 आए हैं। तो बहुत ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बीपीसीएल के और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में लगभग 3.5-4% की तेजी। एसआरएफ की भी बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है उनके केमिकल्स कारोबार का और जिसकी वजह से कल भी स्टॉक रिजल्ट्स के बाद 3% ऊपर था और आज भी आपको लगभग 3-3.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। मार्जिन्स में भी आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बीट था और जो एबिटा मार्जिन थे 21% के अनुमान के मुकाबले 24% आए। ये दो स्टॉक्स के अलावा जो नेगेटिव रिएक्शन आज आपको देखने को मिल रहा है रिजल्ट्स के चलते वो है लॉरस लैब्स। नतीजे तो कमजोरी थे लेकिन मैनेजमेंट ने अपना जो पिछले क्वार्टर रेवेन्यू गाइडेंस काटा था इस क्वार्टर उन्होंने अपना मार्जिन गाइडेंस काटा है। मार्जिन गाइडेंस जो पहले 30% के ऊपर था 28% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस लॉरस ने कर दी है और अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ बड़े स्टीप टारगेट प्राइस कट्स आपको आते हुए दिखाई दिए। सिटी की सेल की रेटिंग है और जेफरीज की होल्ड की रेटिंग है। नतीजों के बाद स्टॉक में लगभग 3.5-4% के आसपास का दबाव था, अब थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक दिखा रहा है, फिर भी 3% नीचे है। यतिन शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स हमारे सामने रखने के लिए। तो ये है आज के स्टॉक्स ऑफ द डे।
अब एक काम करते हैं, अपने पैनल को स्क्रीन पर लेकर आते हैं और सबको बोलते हैं शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। शिवांगी जी, गाबा जी, राजेश सतपुरे जी, राजेश पालवे जी, सचिन और बाकी मेहमान जो जुड़े थे शो में, आप सबका जुड़ने के लिए शुक्रिया। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आज 10 के दमदार ट्रेड्स की जगह हम लेकर आएंगे खास बातचीत जो मैंने कल रिकॉर्ड की थी मधु केला जी से। हम बात करेंगे इवेंट्स जिन पर मार्केट फोकस कर रहा है, अदानी ग्रुप, यूनियन बजट और FIIs इतना मार्केट में क्यों बेच रहे हैं। ये जो मार्केट के 3 या 4 बड़े सवाल हैं जो मार्केट को इस समय परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट 7 या 8% टूटा अपने ऊपर लेवल से, इन सारे इश्यूज पर बात होगी मधु केला जी से। यार बात की है मैंने एक्चुअली मधु केला जी से, पूरी बातचीत इस ब्रेक के बाद।